हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुन आर्नी 2.0 के अंदर। तो अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप। आज हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। कचड़ा पट्टी जो भी हमारे सेल्स के अंदर बनता है उसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, अ बेसिक लेक्चर, जहां पर आप एक्सक्रीशन का फंडामेंटल एस्पेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे। एंड ये जो लेक्चर है काफी जरूरी होने वाला है बिकॉज इसी लेक्चर के बेसिस पे हम लोग आगे आने वाले सारे लेक्चर्स को कवर कर पा रहे होंगे। सो दिस चैप्टर इज हाईली इंटरलिंक्ड और फिजियोलॉजी का हर चैप्टर ऐसा ही होता है कि आपको स्टार्टिंग से ग्रिपिंग बना के चलनी होती है ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो आपको आज का जो टॉपिक है मजेदार लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन सिंस आप अपनी बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ करके। एंड आगे आने वाले टाइम में भी आपको ये अलग अलग जगह पर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। क्या हम इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं? इफ यस तो तारा रारा या फिर लाल कलर के दिलों की बारिश हो जाए इन द चैट सेक्शन। भर डालिए, एकदम लालम लाल कर दीजिए, जिससे कि हम लोग तैयारी शुरू कर सकें, इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ सके। सर कितने लेक्चर लगेंगे, ये तो दोस्त आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये सब मत सोचिए। आई विल रिक्वेस्ट यू कि स्टार्टिंग में आप ये मत सोचिए कि कितने लेक्चर्स लगेंगे। एवरेज जो लेक्चर्स लगते हुए हैं 5 6 7 लगभग उतने ही लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हर चीज को क्लैरिटी से पढ़ा जाए। द क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, चाहे 1-2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि वो क्लैरिटी वापस नहीं आ सकती, राइट? तो थोड़ा बहुत चाहे आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, आराम से चीजों को सीखिए, आराम से चीजों को समझिए, प्यार से चीजों को समझिए, जिससे वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में टिकी रहें, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर जल्दी ही कराना होता तो 2 रिकॉर्डेड लेक्चर में चैप्टर खत्म कराया जा सकता है, लेकिन हम लोग इतने प्यार से पढ़ेंगे, आपको एक्सक्रीशन से प्यार हो जाएगा, सच बता रहा हूं। बिकॉज यहां इतने खतरनाक टॉपिक्स है ना, यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन का प्रोसेस है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है जिससे अच्छे अच्छे लोग दहल जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग यहां पर बहुत आराम से पढ़ रहे होंगे, तो आपको काफी मजा आ जाएगा, राइट? रिवीजन लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आपका अभी आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने रेस्पिरेशन का लेक्चर डाला था, ब्रीदिंग का, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना भी जरूरी है। ऑलराइट, शुरू करें इस चैप्टर को। यस, तो एक बार तारा रारा दोबारा से लिख दीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम में घुस जाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं हमेशा हम पहला एनालिसिस नाम का करते हैं कि इस नाम से हमको क्या पता लग रहा है। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं द डिटेल ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है। हम अपने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह पता लगना चाहिए कि एक्सक्रीशन आखिर होती क्या है। तो हम लोग खाना खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं सारे दिन, तो हमारी बॉडी में जब हम खाना भेजते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। आप लोग इनटेक ऑफ फूड करते हैं, आप लोगों को भूख लगती है, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, फॉर दैट यू नीड टू इनटेक सम फूड। उस फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। आपने दाल खाई, आपको कुछ प्रोटीन मिला, आपने चावल खाया, आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट मिला, आपने कोई फल खाया, आपको विटामिन और मिनरल्स मिले, राइट? उसके अलावा आपने कुछ न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम किया। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप खाते हैं। आपने घी से रोटी चुपड़ दी तो आपकी बॉडी में क्या आ गया, फैट भी आ गया, आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स एंटर कर गए हैं। अब आपका काम क्या है, इन बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना। और जब इन बायोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन होगी और जब ये डाइजेस्टेड बायोमोलिक्यूल्स सेल में पहुंचेंगे तो सेल में क्या होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या बन रहा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से कौन सी गैस बनती है, CO2 बनती है। उसी हिसाब से जब आप खाने पीने के प्रोडक्ट अपने सेल में डालेंगे तो CO2 के साथ साथ और भी छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे अलग अलग चीजों के, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसे वेस्ट जिनकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है और जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इनको हमें हमारे सेल से रिमूव करना है, हमारी बॉडी से रिमूव करना है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी एक्सक्रीशन क्या हुआ, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हमारे सेल में काफी सारे अनवांटेड और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स को हमें हमारी बॉडी से बाहर निकाल फेंकना है। इसी कचरा पट्टी के रिमूवल को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। बात समझ में आई? और जाहिर सी बात है दैट इज एलिमिनेशन ऑल्सो।
आप अपनी बॉडी से किसी चीज को रिमूव कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी से किसी चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो दैट इज एलिमिनेशन। आप किसी चीज को डिलीट कर रहे हैं, राइट। सो आप सबसे पहले नाम को समझिए कि व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले देखिए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम समझ डाला तो चैप्टर झिंगा लाला, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये चैप्टर है किस बारे में। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है? आपने सबसे पहले ठूस ठूस के खाना खाया, सतमो लाने खूब पचाया। खाने में क्या क्या था मेरे भाई? खाने में क्या क्या था? फूड में आपका प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा आपका कार्बोहाइड्रेट है, जिसको प्यार से कार्ब्स लिख सकते हो। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अलावा आपका फैट है, इसके अलावा आपने पानी भी पिया, इसके अलावा आपने फ्रूट्स खाए तो आपके पास मिनरल्स भी आए, उसके अलावा आपके पास विटामिन भी आए। या ये सारी चीजें हम लोग जाने अनजाने में खाते रहते हैं सारे दिन? यस सर, ये सारी चीजें हमारे पेटू महाराज में जाती रहती हैं। दैट इज वेरी वेरी एविडेंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। आप चाहे रोटी खा रहे हो तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल रहा है, पानी पी रहे हो, यानी इनमें से बेसिक बेसिक चीजें तो सभी की बॉडी में जा रही हैं, राइट। अब क्या हुआ? अब ये जो चीजें आपकी बॉडी में जा रही हैं, इनको आप क्या करोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट कर डालोगे। यस सर, इसको हम क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट कर डालेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट कर डालेंगे। अगर इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हमने डाइजेस्ट कर दिया, यानी इनके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने हैं ये कहां भेज दिए जाएंगे? सेल्स में भेज दिए जाएंगे। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल जो हैं, ये कहां भेज दिए जाएंगे मेरे भाई? ये जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल हैं, पचे पचाए मॉलिक्यूल हैं, ये ब्लड के थ्रू कहां भेज दिए जाएंगे? अलग अलग सेल्स में भेज दिए जाएंगे। आपको पता है ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन लेके जाता है अलग अलग सेल्स और टिश्यूज तक, और न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स यही तो हैं। सो यहां पर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है, दे आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट सेल्स, transferred to different cells via blood। इनको क्या कर दिया भैया? ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल्स में भेज डाला। अब समझ लीजिए ये एक सेल है आपका, अब समझ लीजिए ये आपका एक सेल है। अगर ये सेल है तो इसमें इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को भेज डाला, तो इस सेल में क्या हो रहा होगा? मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। यस सर, मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। तो इस मेटाबॉलिज्म से कई सारे आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपका यहां पर CO2 बनेगा, आपके यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे, जो कि क्या होते हैं? आपके हार्मफुल होते हैं। आपके यहां पे एक्सेस आयंस बनेंगे, जो कि आपको अपनी बॉडी से रिमूव करने हैं। ये सारे के सारे क्या है? हार्मफुल है। अगर आयंस की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस में है ये, तो आपको एक्स्ट्रा आयंस को बाहर निकाल फेंकना है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, इसके नाम में ही वेस्ट है। ईस्ट और वेस्ट, नाइट्रोजन इज अ वेस्ट, है ना। अगर ये हमारे बॉडी में कहीं काम आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर काम नहीं आ रहा तो ये वेस्ट है, इसको हमारी बॉडी से बाहर फेंकना है। किसी भी चीज की कमी और किसी भी चीज की अति बहुत हानिकारक है। यहां अगर अति हो जाए, कोई चीज एक्सेस में हो जाए, तो उसको बाहर निकाल फेंकना है। और CO2 हमको पता है अच्छे तरीके से कि हम सांस के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, तो ये भी क्या है? हानिकारक है ना। बापू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा? एक्सपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एक्सपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यस, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये आपके 3 टाइप के हैं। किसी नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम बता सकते हो आप? किसी नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम सुना है आज तक आपने? खुद बताइए, कोई ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट जिसका आपने नाम सुना हो और मैंने ही सुनाया हो, और इसी बैच में सुनाया हो, और प्यार से बताया हो। भाई, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट के बारे में मैंने क्या बताया था? अगर आप फ्रॉग पढ़ के आ चुके हैं यहां तक, तो आपको पता है अडल्ट फ्रॉग जो है ये कैसे एक्सक्रीट करता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है। यस, तो यहां पर आपने अमोनिया भी देखा कि कई सारे आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये आपके अमोनोटेलिक होते हैं, जैसे कि आपका टैडपोल लार्वा था। और वही फ्रॉग जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है भैया? यूरिया एक्सक्रीट करता है। यूरिया उसका एक्सक्रीटरी मैटर था। एज वेल एज मेरे भाई, आपने यूरिक एसिड भी देख डाला था। कहां पर? कॉकरोच के अंदर आपने यूरिक एसिड वगैरह भी देखा था। करेक्ट है। तो ये तीनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं ना कहीं कहीं। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका
अमोनिया एक्सक्रीट करता है तो इसको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। अमोनोटेलिज्म हो जाएगा ये फेनोमेना। अमोनिया निकालने के फेनोमेना को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है। यूरिया है तो नाम से क्या हो जाएगा भैया? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। यूरिया है तो यूरियो। और अगर आपका यूरिक एसिड है तो नाम में पूरा का पूरा यूरिक शब्द आना चाहिए, इसे कहा जाएगा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में। तो तीन प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया बनाते हैं अपनी बॉडी में, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्मेट में है अमोनोटेलिक, यूरिया के फॉर्मेट में है यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड के फॉर्मेट में है यूरिकोटेलिक। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। आयंस की अगर आप बात करें तो आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, बहुत स्मार्ट लोग हैं आप लोग, है ना? तो एनायन और कैटायन दो प्रकार के आपके यहां पे आयन होते हैं। एनायन यानी नेगेटिव या पॉजिटिव, फटाफट लिख के बताइए। और आपके कैटायन नेगेटिव या पॉजिटिव लिख करके बताइए। अब एनायन और कैटायन जो है ये क्या क्या होते हैं मेरे भाई? कैटायन जो है पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया। यहां पर एनायन जो है आपका नेगेटिव होता है। आपका क्लोरीन हो गया, है ना? आपका सल्फेट हो गया, आपका फॉस्फेट हो गया। ये सारी चीजें करेक्ट, ये आपके एनायन है। तो चाहे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैटायन हो, चाहे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनायन हो, चाहे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा CO2 हो, या आपने पानी ही ज्यादा घटक लिया तो बार बार सूसू करके आओगे, या फिर आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट हो, इन सबको आपकी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्या हैं? एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनको एक्सक्रीट करना जरूरी है। हमारी बॉडी में इनका कोई भी काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग मैटर है, दे आर टॉक्सिक। ये आपकी बॉडी में रहे तो ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, एंड देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड। इनको अपनी बॉडी से धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा। देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड। देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड। इनको अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना ही होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन, और कुछ भी नहीं। और ये तो हमें बचपन से पता है, इसमें कोई टेंशन थोड़ी है। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता लग गया। एंड देयर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होती है? आराम से देखिए। एलिमिनेशन मतलब किसी भी चीज को अपनी बॉडी से बाहर निकाल फेंकना इज एलिमिनेशन। तो ये जो चीजें हैं हमारी बॉडी में जो बनी है, क्या ये 100% बाहर निकलनी जरूरी है? क्या आप अपनी बॉडी से सारा पानी बाहर निकाल दोगे? क्या आप अपनी बॉडी से सारा का सारा यूरिया बाहर निकाल देंगे? अगर अमोनिया है आपकी बॉडी में तो इट इज हाईली टॉक्सिक, इसको कंप्लीटली निकालना जरूरी है। ये आपकी बॉडी में नहीं रह सकता। लेकिन अगर यूरिया है आपकी बॉडी में तो थोड़ा बहुत यूरिया तो आप जानबूझ के अपने बॉडी में रख लेते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन पर्पस, राइट? तो यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आप यूरिया रख लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ना आप अपनी बॉडी से सारे का सारा वाटर निकाल रहे हैं, ना सारे के सारे आयंस निकाल रहे हैं। भाई जो एक्सेस आयंस हैं वो रिमूव करेंगे आप, सारे के सारे आयंस थोड़ी निकाल देंगे। बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, बॉडी में आयनिक बैलेंस ही नहीं रह पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाला, जो एक्स्ट्रा आयंस है वो निकाले, टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट निकाले। लेकिन कुछ जो कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है ये हम रख भी सकते हैं, थोड़ा सा पानी रख भी सकते हैं, थोड़े से आयंस रख भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो एलिमिनेशन है ये आपकी पार्शली या कंप्लीटली हो सकती है, यानी कि वेस्ट are removed, waste are removed partially और completely। पार्शली या कंप्लीटली इनको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली किसको रिमूव करोगे आप? अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, अगर ये आपकी बॉडी में है तो ये तो आपकी कंप्लीटली रिमूव होगी। लेकिन अगर आप पार्शली की बात करें तो आपका वाटर जो है इसको थोड़ी आप बाहर निकाल रहे हो, हमेशा पूरा का पूरा आयंस को थोड़ी पूरा का पूरा बाहर निकाल रहे हो। कुछ आयंस आपके बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। यूरिया जो है इसको थोड़ा का थोड़ा सा आप अपनी बॉडी में रखते हो। तो आप यहां पर एक पॉइंट रख सकते हो, यूरिया जो है इट इज रिटेन्ड इन बॉडी
in small quantities for ऑस्मोरेगुलेशन। क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ये मैं आपको बता दूंगा। अगली स्लाइड पूरी की पूरी ऑस्मोरेगुलेशन पे ही है, तो ये बात हम लोग चर्चा में समझ लेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। पहले आपको यह जानना है कि हर चीज जरूरी नहीं कि आप पूरी रिमूव करें, थोड़ी थोड़ी भी रिमूव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी बॉडी में ये एक्स्ट्रा चीजें आती कहां से हैं? आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट, ये कचरा पट्टी बनी क्यों? हाउ वेस्ट आर फॉर्म्ड, हाउ वेस्ट कम इन बॉडी, हाउ वेस्ट कम इन बॉडी या हाउ वेस्ट कम इन सेल्स। कैसे आपके वेस्ट आपकी बॉडी में आए, फटाफट बताइए कैसे आए? ये वेस्ट आपकी बॉडी में कैसे आए? सर हमने ठूस ठूस के खाना खाया है, इसीलिए आपका वेस्ट यहां पर आया है, यानी इंजेशन। नॉर्मल इंजेशन अगर कर रहे हो तो काम काम की चीजें आएंगी। एक्सेस इंजेशन, बात बिना बात खाना खा डाला तो मेरे भाई ज्यादा चीजें आपकी बॉडी में आ जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने खाना तो खाया लेकिन मेटाबॉलिज्म से भी ये वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, यानी आपने एक्स्ट्रा खाना खाया और वो एक्स्ट्रा खाना, बाबू ने जो एक्स्ट्रा खाना खाया वो मेटाबोलाइज भी तो हुआ, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ने भी उनको सपोर्ट किया कि हाँ एक्स्ट्रा खाना आ चुका है तो इसको भी पचा डालेंगे, इसका भी वेस्ट बना डालेंगे। तो यहां पर ये दो चीजें हैं जिससे कि वेस्ट आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं। एक तो आप एक्स्ट्रा खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगे, इस वजह से आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बार मैं एक्टिव रिकॉल दे देता हूं, तब तक आप साथ साथ इन सारी चीजों को लिखने की कोशिश करिए। क्या हुआ यहां पर? सबसे पहले जब भी हम किसी भी चैप्टर के अंदर घुसते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर, बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी चैप्टर का प्रोटोगेटिव क्या है। आपके बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने खाना खाया, वो खाना आपके अलग अलग सेल्स में चला गया डाइजेस्ट होकर, और सेल्स में जाकर के भी इसने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करना बंद नहीं किया है, तो आपके सेल्स में काफी सारा कचरा जमा हो चुका है। अब इस कचड़े को आपको निकालना है, तो इस कचड़े को निकालने का जो मैकेनिज्म है इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपका एक्सेस वाटर हो, चाहे वो आपका एक्सेस CO2 हो, चाहे वो आपके एक्सेस आयंस हो, चाहे वो आपका नाइट्रोजन वेस्ट हो, इसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको टोटली आपको अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप थोड़ी बहुत मात्रा में अपनी बॉडी में रिटेन कर सकते हैं, यानी दे आर रिमूव्ड ईदर पार्शियली और कंप्लीटली। और आपकी बॉडी में ये चीजें आई कहां से? आपने खूब ठूस ठूस कर खाना खाया, वहां से आपकी ये चीजें आई, और जब आपने खाना खाया तो इनका मेटाबॉलिज्म भी हुआ इन केमिकल्स का, एंड अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस्ड दीज टॉक्सिक केमिकल्स। यहां तक करेक्ट है? बहुत जनरल बात है, राइट? यहां तक करेक्ट है? सबको सारी बातें समझ में आई? यस? इफ यस तो एक बार डन लिखकर बता दीजिए इन द चैट सेक्शन कि हाँ सर यहां तक हमको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हमको नहीं है यहां तक, तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो कई सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम बता रखे हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की एक्सक्रीशन होती है, जैसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन थी। भाई पानी में रहने वाले एनिमल्स गिल से रेस्पायर कर रहे हैं, जो आपका फ्रॉग है वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, आपका बक्कल कैविटी के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, आपका लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है। हम लोग स्पेसिफिकली लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है उसी बेसिस पे तय हो रहा था कि वो किस हिसाब से रेस्पायर करेगा। सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, एक ऑर्गेनिज्म कहां पर रहता है, उसी हिसाब से यह भी डिसाइड होगा कि वो किस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करेगा। तो अलग अलग ऑर्गन्स आपको पूरी एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं, जैसे आपको ब्रीदिंग के लिए अलग अलग चीजें देखने को मिली। लेकिन मेरे भाई जब भी आप पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गन के बारे में, तो एनसीईआरटी में 10 जगह यह बात लिखी हुई मिलेगी कि दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। जैसे हमारे अंदर बोला जाएगा वी हैव वेल डेवलप्ड किडनीज एंड किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। प्लेटी हेलमिंथ में जाओगे यानी फ्लैटवर्म में जाओगे तो बोला जाएगा प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स जो हैं या सोलेनोसाइट्स जो हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन।
यानी ये चीजें साथ साथ होती हैं, राम लखन की जोड़ी है। तो पहले समझें तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब आपकी बॉडी से एक्सेस चीजों का बाहर निकलना, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम एक्सक्रीशन रखा गया है। अगर आप गौर से देखें तो एक्सक्रीशन के इनिशियल अल्फाबेट क्या कहते हैं? इनिशियल अल्फाबेट कहते हैं कि कोई भी चीज एक्सेस में है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। अगर कोई चीज ज्यादा है तो उस ज्यादा अमाउंट को हम लोगों को रिलीज कर देना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ये एक्सेस शब्द से आया है। एंड व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? अगर आप देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस, मेंटेन करना। रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस, चीजों को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? ऑस्मो यानी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। सर ये क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ये शब्द कहीं सुनेला तो लगता है, लेकिन मतलब नहीं पता है। ऑस्मोलैरिटी का सबसे आसान अगर मैं आपको मतलब बताऊं मेरे भाई, तो वो हो जाएगा वाटर सॉल्ट बैलेंस। सबसे सिंपल मतलब इस पूरी दुनिया में ऑस्मोलैरिटी का अगर कोई है तो वो है वाटर सॉल्ट बैलेंस। इससे सिंपल मतलब आपको दुनिया में कहीं भी ऑस्मोलैरिटी का मिल ही नहीं सकता। आराम से देखिएगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, आराम से नोट करिएगा भाई, मजा ही आ जाएगा। ये समझ लीजिए आपकी बॉडी है, ये समझ लीजिए आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी में मेरे दोस्त, आपकी बॉडी में समझ लीजिए पानी ही पानी भरा हुआ है। आपकी बॉडी में पानी पानी भरा हुआ है। यस, पानी पानी भरा हुआ है। तो आपकी बॉडी में इतने सॉल्ट होने चाहिए, तब जाके आप कहेंगे कि आपकी बॉडी क्या है? नॉर्मल है। आपकी बॉडी नॉर्मल है। लेट से आपकी बॉडी में ये सॉल्ट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? दिस इज वाटर, दिस इज वाटर एंड दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट कह लो, आयन कह लो, जो कहना है कह लो, आपकी मर्जी है, जो कि आपके बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ये बात है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अब समझ लीजिए किसी दिन आपने ठूस ठूस के पानी भर लिया अपनी बॉडी में, खूब पानी पी लिया। दोस्तों ने शर्त लगाई, भाई ये तो 5 लीटर पानी पी ही नहीं सकता। आपने बोला अरे ऐसे कैसे नहीं पी सकता, मुझे चढ़ा दो और मैं पानी ना पी जाऊं। बिल्कुल पी जाऊंगा। तो यहां पर आपने खूब पानी पी डाला, तो आपके आयंस क्या हो गए? डाइल्यूट हो गए। भाई समझ लीजिए रसना है, ये रसना है ना। 1 लीटर की बोतल है, उसमें रसना मिला हुआ है। आपने क्या कर दिया? उसमें और पानी डाल दिया, तो रसना डाइल्यूट हो गया। रसना फीका हो जाएगा, हो जाएगा सर। शिकंजी फीकी हो जाएगी सर। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपके आयंस कंपैरेटिवली कम हो गए। पानी भरा है तो आयन कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम हो गई। अगर आयन कंसंट्रेशन कम हो गई तो आप कैसे रेगुलेट करेंगे इस प्रोसेस को? कैसे रेगुलेट करेंगे खुद बताइए। अगर सर मेरे अंदर आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो मैं कैसे रेगुलेट करूंगा? आई विल रिमूव एक्सेस वाटर, आई विल रिमूव एक्सेस वाटर। या तो मैं एक्स्ट्रा पानी को क्या कर दूंगा? एलिमिनेट कर दूंगा, या फिर आई विल रिटेन मोर सॉल्ट्स, रिटेन मोर सॉल्ट्स। दोनों एक ही तो बात है। मैं सॉल्ट को एक्सक्रीट नहीं करूंगा, मुझे सॉल्ट अपनी बॉडी में बढ़ाना है। डिस्टर्ब हो गए हैं, सॉल्ट कम हो गए हैं, रसना फीकी हो गई है, उसको मीठी करनी है। यानी क्या करूंगा? पानी को एलिमिनेट कर दूंगा, रसना को कंसंट्रेट कर दूंगा, पानी निकाल करके पहले जैसी कंडीशन हो जाएगी, हो जाएगी। दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन। या तो आई विल रिटेन द सॉल्ट, या फिर आई विल रिमूव एक्सेस वाटर। आपकी बॉडी कैसे कर रही है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब आपने क्या किया? आपके दोस्त ने आपको चढ़ा दिया, अरे भाई ये तो चीनी के 5 पाउच खा सकता है ना, बहुत बाहुबली है, बाहुबली के बाद यही है ना। ये तो चीनी के 10 पाउच खा सकता है अभी अभी खड़े खड़े, इसको कोई डर नहीं है ना। 20 चाय पी जाएगा बैठा बैठा, हमारा भाई है ही इतनी शक्तिशाली। इसको चढ़ा दिया इसने, भैया खूब सारी चीनी थोक के भाव, फोकट में मिल रही थी, पी ली। अब क्या हुआ? वाटर तो उतना ही है, चीनी और ऐड कर दी, यानी है वही 1 लीटर पानी, लेकिन भाई ने उसके अंदर रसना खूब सारा ऐड कर दिया। तो क्या यहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई है? सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो अब मेरा जो सुसु है उसमें क्या आएगा? हम जो यूरिन प्रोड्यूस करेंगे उसमें क्या आएगा? एक्सेस सॉल्ट्स रिमूव्ड, एक्सेस सॉल्ट्स रिमूव्ड। सॉल्ट्स को हटाना है ना। वाटर तो आपका नॉर्मल ही है, वाटर रिटेन्ड, वाटर कम निकलेगा,
वाटर विल बी रिटेन्ड, एक्सेस सॉल्ट्स को हम लोग रिमूव कर देंगे और यहां पर आपके एक्सेस सॉल्ट रिमूव हो जाएंगे। यानी ओवरऑल हमको कुछ भी करके, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमको कुछ भी करके क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंडीशन तक पहुंचना है। हमको कुछ भी करके क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंडीशन तक पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, पहुंचना है एक जगह। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एकदम सेम है, जो कि आपका यहां पर शो करी जा रही है कि अगर आपके पास सॉल्ट बहुत ज्यादा है तो सॉल्ट को रिमूव करिए और इस कंडीशन पर पहुंचिए, और अगर आपके पास वाटर बहुत ज्यादा है तो वाटर को रिमूव करिए और उसको रिमूव करते करते फिर इस कंडीशन पर पहुंचिए। लेकिन पहुंचना इसी कंडीशन पे है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल कंडीशन। यहां पे है एक्सेस वाटर और यहां पर है एक्सेस सॉल्ट। कोई भी कंडीशन आ जाए आपको मिलजुल कर नॉर्मल कंडीशन पे ही अपनी बॉडी को रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। बात समझ में आई या नहीं? किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट है, राइट? ना एनसीईआरटी में दिया है, ना किसी मॉड्यूल में दिया है, लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आगे बढ़ा देते हैं टीचर कि हाँ चलो भैया ऑस्मो रेगुलेशन तो पता ही है, जैसा एक्सक्रीशन वैसा ऑस्मो रेगुलेशन। नहीं, यहां पर एक्सक्रीशन मतलब जो भी चीज बॉडी में एक्स्ट्रा बन रही है उसको निकाल देना, लेकिन मेरे भाई ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जानबूझ के कुछ चीजों को स्टोर कर लेना। समझ लीजिए मेरी बॉडी में आयंस की कमी है, मेरी बॉडी में वाटर बहुत ज्यादा है, आयंस की कमी है या सॉल्ट की कमी है, तो मैं क्या कर लूंगा, अपनी बॉडी में यूरिया को भी रिटेन कर लूंगा। मेरी बॉडी में अगर खूब सारा पानी हो गया है तो मुझे अब सॉल्ट्स की जरूरत है। वो सॉल्ट यूरिया भी तो हो सकता है, यस सर, यूरिया भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो मैं किस केस में यूरिया स्टोर करूंगा अपनी बॉडी में? जब मेरी बॉडी में सॉल्ट की कमी है। और अगर मेरी बॉडी में सॉल्ट एक्सेस है तो एक्स्ट्रा एनायंस, एक्स्ट्रा कैटायंस, एक्स्ट्रा यूरिया सबको बाहर भेज डालूंगा, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत अब नहीं है, राइट? तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के सॉल्ट वाटर बैलेंस को, यानी सॉल्ट वाटर इक्विलिब्रियम को आप कह सकते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए आपको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो आपकी बॉडी सेंस कर लेती है कि आपकी बॉडी में आयंस और वाटर का लेवल जो है ये मेंटेन्ड है या नहीं। जो चीज ज्यादा होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो चीज कम होगी उसको रिटेन कर लिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट वाटर बैलेंस या सॉल्ट वाटर इक्विलिब्रियम कह सकते हो। बैलेंस इज इक्विलिब्रियम ओनली ना भाई, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है मेरे दोस्त। बैलेंस और इक्विलिब्रियम एक ही तो है बायोलॉजी की नजर में। अब केमिस्ट्री की नजर से देखोगे तो अलग अलग दिखाई देगा, बायोलॉजी की नजर में सेम है, राइट? यहां तक सब कुछ ठीक है, ऑल गुड, ऑल सेट। एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश एंड तारा इन द चैट सेक्शन अगर आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो। क्योंकि आज मेरे दोस्त कई सारे स्पैमर्स यहां पर आ करके तुनिक तुनिक कर रहे हैं हमारी क्लास के बीच में, तो हम लोगों को इग्नोर करते हुए आगे चलना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आपको समझ में आया तो आप बता सकते हैं, है ना? ऑल राइट, शानदार, बढ़िया। सर रिपीट कर दीजिए, एक और बार रिपीट कर देता हूं। देखिए दोस्त, ये आपकी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन है, जहां पर आपके बॉडी के फ्लूइड्स में यानी ब्लड एंड लिम्फ में आपका क्या है, पानी भरा हुआ है, एंड यहां पर आयंस है। आपको इतने आयंस रखने हैं नॉर्मल कंडीशन के लिए, यानी 4 आयंस या 4 सॉल्ट रखने हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो पानी आपका बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स में चला जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आयन सब कम हो गए। भाई आप क्या करते हो, मेहमान, 5 मेहमान आने वाले थे घर में, 7 मेहमान आ गए, जो शिकंजी बनाई थी उसी में 1 गिलास पानी ऐड कर दिया, लेकिन शिकंजी क्या हो गई, फीकी हो गई। तो आपको पता लगता है भाई चक्के देखियो फीकी तो नहीं हो गई, तो आपको पता लगता है हाँ भाई फीकी तो हो गई, तो उसमें और चीनी ऐड कर देते हैं और थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं। यानी जब चीज फीकी होने लग जाए तो इसमें चीनी नमक ऐड कर दो, है ना? और चीज जब मीठी होने लग जाए, एक्स्ट्रा ही मीठी हो गई, एक्स्ट्रा ही कड़वी हो गई, तो उसमें पानी ऐड कर दो। यानी ओवरऑल हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर चलना है। अगर मम्मी से कभी सब्जी में ज्यादा नमक डल जाए तो मम्मी क्या करती है, ऊपर से थोड़ा पानी ऐड करके उसको मिला लेती हैं, स्टिर कर लेती हैं, अल्टीमेटली आपका नमक जो है फैल जाता है पूरी सब्जी में, बैलेंस हो जाता है। और अगर कभी पानी ज्यादा डल गया है, सब्जी एकदम फीकी हो गई, तो उसमें मसाले ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपका स्वाद जो है बैलेंस्ड रहे, आपकी बॉडी भी इसी हिसाब से बैलेंस रहती है। अगर आपकी बॉडी में मसाले की कमी है तो मसाला ऐड किया जाएगा, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो पानी ऐड किया जाएगा। इसी प्रकार से दुनिया चलती है। यही आपको यहां पर हल्की भाषा में समझाया है और कुछ भी नहीं, यही समझाया है बस आपको। अब लैंडस्केप मोड में एक पेज ले लीजिए और वहां पर इन सारी चीजों को हम लोग लिखने वाले हैं कि मेरे दोस्त अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या है,
एंड वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अगर आप अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी क्या है? हाईएस्ट टॉक्सिसिटी, सबसे हाईली टॉक्सिक है ये, हाईएस्ट टॉक्सिसिटी, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसको आप खुला छोड़ नहीं सकते, इतना खतरनाक है। जैसे भैया आप तैयार होकर जा रहे हैं सुबह सुबह अपने काम पर, है ना, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऊपर से चिड़िया ने देखा अच्छा नई शर्ट पहन के आया है, अभी बताती हूं, आके आपके ऊपर क्या कर दी? पॉटी कर दी। तो क्या वो टॉक्सिक है? क्या उस पॉटी से आपको कोई पर्सनल हार्म हो रहा है? अगर वो पॉटी आपके हाथ पे लग जाए तो क्या उससे आपका कोई नुकसान है? नहीं। इट इज वेरी 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 लेस टॉक्सिक। ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता आपका यूरिक एसिड। वो आपका जो पेस्ट है जो चिड़िया ने आपके ऊपर कर दिया है वो आपका यूरिक एसिड है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो अमोनिया है इसको आप नॉर्मली ऐसे नहीं फेंक सकते। अगर चिड़िया अमोनिया के नाम पर पॉटी कर रही होती, अगर चिड़िया की बॉडी से अमोनिया निकल रहा होता और वो आपकी बॉडी पे गिर जाता तो आपको बहुत हार्म हो सकता था, इतना टॉक्सिक है अमोनिया। अमोनिया को रिलीज करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास खूब सारा पानी चाहिए। इसको नॉर्मल लैंड पे या नॉर्मल हवा में एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी और ऑर्गेनिज्म ने इस अमोनिया पे फीड कर लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। इट इज दैट मच टॉक्सिक, राइट। तो ये नॉर्मल लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसीलिए अमोनिया जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जिनके आसपास खूब सारा पानी है, राइट। तो ये अपने आसपास अमोनिया रिलीज भी कर दें तो इनके आसपास इतना पानी है कि वो अमोनिया घुल जाता है आसपास के पानी में, यानी इट इज हाईली सॉल्युबल। तो ये क्या होता चला जाता है? डाइल्यूट होता चला जाता है। तो ये जो अमोनिया है इसकी हाईएस्ट टॉक्सिसिटी है एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। देयरफॉर इसको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं वो पानी में रिलीज कर देते हैं, वहां ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, धीरे 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 डाइल्यूट होता हुआ चला जाता है एंड इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन बॉडी फ्लूइड्स। इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी फ्लूइड्स में भी ये आपका क्या है? सॉल्युबल है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ये पाया जा रहा है तो उसके बॉडी फ्लूइड में भी ये सॉल्युबल होगा, उसकी बॉडी में भी ये सॉल्युबल होगा, तो आसानी से फ्लूइड के थ्रू ही बाहर निकल सकता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही बाहर निकल सकता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में रहते हैं उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू ही आपका अमोनिया बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये सॉल्युबल है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन नेचर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन नेचर। तो ये है आपका अमोनिया। नीड वाटर फॉर एक्सक्रीशन। क्या इसको पानी चाहिए एक्सक्रीशन के लिए? इसको मैक्सिमम पानी चाहिए। नीड मैक्सिमम वाटर, नीड मैक्सिमम वाटर ड्यू टू इट्स हाई टॉक्सिसिटी। इसकी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से इसको खूब सारा पानी चाहिए, जिससे कि जब भी कोई एनिमल अमोनिया रिलीज करे, मैं अगर अमोनिया रिलीज कर रहा हूं और मेरे आसपास अगर पानी है तो पानी में वो अमोनिया जाकर के डाइल्यूट हो जाएगा और किसी और एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर यही अमोनिया कोई लैंड पे रिलीज कर दे या हवा में रिलीज कर दे तो आसपास के एनिमल्स को बहुत नुकसान हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए इसको मैक्सिमम वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर एक्सक्रीशन, करेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है, किन के अंदर ये पाया जाता है आपका अमोनिया? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या हैं? सबसे पहले बोनी फिशेस, सबसे पहले आपके बोनी फिशेस, यानी जिनमें एंडोस्केलेटल जो है ये आपका बोन्स का पाया जा रहा है, बोनी फिशेस। इसके अलावा आपका किन में पाया जाता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया, तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो पानी में रहते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके क्या हो गए? एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, है ना। जैसे फ्रॉग वगैरह थे तो वो जब आपका एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे, खासकर उनका टेडपोल जो है, फ्रॉग का टेडपोल जो था ये कैसा था? आपका अमोनोटेलिक था, अमोनिया रिलीज कर रहा था। लेकिन बड़ा फ्रॉग जो था ये यूरिया रिलीज करने लग पड़ा था, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस भी यहां पर आ जाएंगे, यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए यहां पर। ये हमने समझा। अब देखिए दूसरा, यूरिया। यूरिया क्या होता है? अमोनिया क्या था? अमोनिया था आपका NH3, NH3, ये आपका अमोनिया है। यूरिया क्या होता है भैया? यूरिया होता है आपका NH2CO NH2, NH2CO NH2, करेक्ट। ये आपका यूरिया है।
यूरिया है। अब मुझे बताइए भैया ये NH2 किससे आएगा? अमोनिया से ही आएगा। NH3 से NH2 बनेगा और ये CO किससे आएगा? CO2 से। यानी अगर आप देखें तो ये कैसे बना, अगर आप देखें तो ये कैसे बना, दो आपके अमोनिया थे ये जुड़े, प्लस एक यहां पर क्या था आपका CO2 था ये जुड़ा, तो दो अमोनिया जुड़े एक CO2 जुड़ा और इस एनर्जी की रिएक्शन में लगी 3 ATP और बन गया आपका क्या? यूरिया बन गया। ये आपका रिएक्शन है जिससे आपका यूरिया बनता है। यानी यूरिया बनाने के लिए भी अमोनिया और CO2 की जरूरत है। ये आपका यूरिया फॉर्मेशन जो है ये कहां पर होता है? इन लिवर। ये कहां पर होता है? इन लिवर। तो आपसे कोई पूछे कि यूरिया साइकिल कहां पर होती है? यूरिया साइकिल कहां पर होती है? आपकी लिवर में होती है। यूरिया साइकिल आपकी लिवर में होती है, जिससे आप अमोनिया और CO2 को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये यूरिया कहां चला जाएगा? यूरिया आपका बनने के बाद एक्सक्रीट होने के प्रोसेस के लिए कहां पर चला जाएगा? किडनी में चला जाएगा। और किडनी जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो यहां से क्या हो जाएगी? एक्सक्रीशन हो जाएगी। यहां से इस यूरिया को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमारी बॉडी के लिए भी अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, इसलिए अमोनिया को हम लोग नॉर्मल नहीं रखते अपनी बॉडी में, इसको फटाफट कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। तो इसे कहा जाता है यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि यहां पर बीच में ऑर्निथिन नाम का भी एक कंपाउंड बनता है। अभी इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, पहले पढ़ाया जाता था ऑर्निथिन साइकिल। तो यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहां होता है? लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद इस यूरिया को भेज दिया जाता है किडनी में, जहां से एक्सक्रीट हो जाएगा। करेक्ट। तो ये जो आपका यूरिया है ये अगर आप देखें तो कितना टॉक्सिक है? मीडियम टॉक्सिक है। ये आपका क्या है? मीडियम टॉक्सिक है। मीडियम टॉक्सिक आपका बहुत कम टॉक्सिक है ये आपका अमोनिया के कंपैरिजन में, मीडियम टॉक्सिक। तो इसको क्या थोड़ा बहुत पानी चाहिए होगा फॉर एक्सक्रीशन, नीड लेस वाटर, है ना, उतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो ये आपका कम पानी की मदद से भी क्या कर सकता है? एक्सक्रीट हो सकता है। एंड ये लेस वाटर की रिक्वायरमेंट जो है इट इज अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। भाई अगर मैं पानी में रहता हूं तो क्या मेरे पास पानी की कोई कमी है? अगर मैं पानी में रहता हूं तो क्या मेरे पास पानी की कमी है? कोई कमी नहीं है। मैं कितना भी अमोनिया, कितना भी टॉक्सिक वेस्ट अपने आसपास रिलीज करूं वो पानी में घुल जाएगा। मेरे पास पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं एनिमल हूं, मेरे पास पानी की बहुत कमी है। मैं लैंड पे रहता हूं, मेरी बॉडी में तो बहुत कम पानी है और मेरे आसपास भी बहुत कम पानी है। मेरे आसपास आप पूरे कमरे में देखेंगे तो मुश्किल से 1 लीटर पानी है, जो कि मैं बॉटल में लेकर बैठा हुआ हूं, मेरे पास और पानी नहीं है। तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करना होगा जिसकी एक्सक्रीशन में कम पानी लगता हो, जिससे मैं पानी की बचत कर सकूं, जिससे मेरी लाइफ हैम्पर ना हो। क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास तो खूब सारा पानी है, मेरे पास उतना पानी नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। इट इज अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं इन्होंने जानबूझकर अमोनिया रिलीज नहीं किया। इट इज अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन कि इन्होंने यूरिया या यूरिक एसिड बनाया क्योंकि इनको पानी की बचत करनी थी, तब जाके इन्होंने ये वाले नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने शुरू किए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पाए कहां जाते हैं? पाए कहां जाएंगे मेरे भाई? आपका बोनी फिशेस में पाया गया अमोनिया, मैराइन फिशेस में यानी आपका कॉन्ड्रिक थीज में क्या पाया जाएगा? आपका यूरिया पाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो मैमल्स में, लगभग सारे के सारे मैमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? लगभग सारे के सारे मैमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यूरिया देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैराइन एंड मैमल्स, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर यूरिया देखने को मिलेगा। तो हमारे अंदर यूरिया होता ही है, तो इसी से आप क्या याद कर सकते हैं? मैराइन फिशेज याद कर सकते हैं। और देखिए मेरे भाई यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो है किससे बनता है? इसका स्ट्रक्चर आपका नाइट्रोजनस बेसिस जैसा होता है। तो इट इज नाइट्रोजनस बेसिस लाइक, इट इज नाइट्रोजनस बेस लाइक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस लाइक स्ट्रक्चर। करेक्ट, करेक्ट सर। टॉक्सिसिटी लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक, दुनिया में सबसे लीस्ट टॉक्सिक, इनफैक्ट CO2 से भी कम टॉक्सिक है आपका कौन? यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक है तो इसको गाढ़ा गाढ़ा एकदम बिना पानी के भी अगर आप रिलीज करेंगे, एकदम गाढ़ा गाढ़ा भी रिलीज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पेस्ट और पैलेट के फॉर्मेट में भी रिलीज किया जा सकता है, जैसे कि चिड़िया की पोटी जो होती है उस हिसाब से इसको रिलीज किया जा सकता है। तो इट नीड्स मिनिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन,
इट नीड्स मिनिमम वाटर। सबसे ज्यादा वाटर लगा आपका अमोनिया में, मिनिमम वाटर लगा यूरिक एसिड में, और ये आपका मीडियम टॉक्सिसिटी कंटेन कर रहा है, तो इसमें मीडियम वाटर लगा। नीड मिनिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन, करेक्ट। और ये आपको कहां रिलीज होता हुआ दिखाई दिया, ये आपको किन में रिलीज होता हुआ दिखाई दिया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इट नीड्स मिनिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन, देयरफॉर रिलीज्ड एज पेलेट और पेस्ट, रिलीज्ड एज पेलेट और पेस्ट, यानी गाढ़ा गाढ़ा भी इसको रिलीज किया जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक तो है नहीं, तो इसको गाढ़ा गाढ़ा भी हम लोग रिलीज कर सकते हैं। कहां पाया जाता है ये मेरे दोस्त, इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक है, और यहां से एक सवाल बनेगा ही बनेगा पेपर में। इसको हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्नेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्नेल। आरबीआई मतलब, आर का मतलब है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, लैंड पे रहने वाले रेप्टाइल्स, यानी कि आपका स्नेक है, लिजर्ड है। उसके बाद अगर आप देखें बी, बी का मतलब है आपका बर्ड्स, यानी आपकी चिड़िया जो कि गाड़ी गाड़ी पॉटी कर देती हैं आपके ऊपर। इंसेक्ट का मतलब लैंड इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, क्योंकि एक्वेटिक इंसेक्ट में क्या पाया जा रहा था, अमोनिया पाया जा रहा था, लैंड इंसेक्ट। और स्नेल जो है ये भी आपके लैंड पे पाए जाने वाले, क्योंकि वाटर में अगर पाए जाते तो इनमें अमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते। तो आरबीआई स्नेल, दैट इज योर ट्रिक, जिससे आपको सारे के सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म समझ में आ गए जो कि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। आरबीआई स्नेल इज फॉर यूरिक एसिड। यहां पे एमए यानी मामा जी का नाम याद कर लेंगे हम। मैमल्स में तो यूरिया होता है, हमें खुद को पता है, तो एमए से मैराइन फिशेस हो जाएंगे, और बचे हुए सारे के सारे आपके अमोनोटैलिक जो पानी के आसपास रहते हैं। तो एग्जांपल्स याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थोड़े कुछ खास पॉइंट बता देता हूं जो कि एक अलग पेन से लिखेंगे हम लोग, इसको आराम से सुनिएगा। एक और बार पूरा का पूरा रिवाइज करा रहा हूं और कुछ नए पॉइंट्स बताऊंगा। ह्यूमन भी तो मैमल ही आ गया ना मेरे भाई, आप भी तो मैमल हो, तो ह्यूमन कहां पर आ गए, यहां पर आ गए, है ना, ह्यूमंस आपके यहां पर आ गए ना मैमल्स में। अब देखिए आराम से समझिए, ये जो आपका अमोनिया है, ये अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, तो इसको रिलीज करने के लिए खूब सारा पानी चाहिए, क्योंकि ये जो अमोनिया है इसको पानी में आप रिलीज कर दोगे तो इट इज सॉल्युबल, ये फैल जाएगा, घुल जाएगा, बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा, तो आसपास के ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसीलिए पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादातर अमोनोटेलिक होते हैं, ज्यादातर, सारे के सारे नहीं, और भी आपके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके अमोनोटेलिक होंगे, ठीक है। इसके अलावा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए पानी में घुलकर डाइल्यूट हो गए थे, और आपकी बॉडी में भी ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, तो इनको जनरल बॉडी सरफेस से रिलीज किया जाता है। यानी किडनी का यहां पर कोई रोल नहीं है, किडनी का यहां पर कोई रोल नहीं है। आप क्या है लिख सकते हो, नो रोल ऑफ किडनी, नो रोल ऑफ किडनी एज अमोनिया कैन बी excreted, ammonia can be excreted via जनरल बॉडी सरफेस, या आपके बॉडी फ्लूइड्स में इतना बढ़िया तरीके से सॉल्युबलाइज हो जाता है कि इसको एक्सक्रीट करना काफी आसान होता है बॉडी सरफेस के थ्रू, इसलिए यहां पर कोई किडनी का रोल नहीं है इन एक्सक्रीशन। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, यूरिया, यूरिया में आपके दो अमीनो ग्रुप आए हैं, तो कहां से आए हैं, अमोनिया से, और एक सीओ ग्रुप आया है, ये कहां से आया है, CO2 से, और इसको बनाने में 3 एटीपी लगी हैं, इसे आप यूरिया साइकिल कहते हैं। दो अमोनिया को एक CO2 के साथ आपने कंबाइन कर दिया, 3 एटीपी की एनर्जी आपने जेब से लगाई, तो मेरे भाई यूरिया बन गया लिवर में, लिवर से इसको भेज दिया किडनी में, और यह आपका मीडियम टॉक्सिसिटी शो करता है, तो इसको थोड़ा सा कम पानी चाहिए बकायदा आपका एक्सक्रीशन के लिए। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है ये, यहां पर भी आपका क्या था, ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, ये भी आपका कम टॉक्सिक है। ये बात हमने देखी, ये बात भी हमको समझ में आ गई थी। अब यूरिक एसिड जो है ये नाइट्रोजनस बेस लाइक स्ट्रक्चर है इसका, नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं, उन जैसा स्ट्रक्चर है इसका, तो इट इज लीस्ट टॉक्सिक, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसको एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए इसको गाढ़ा गाढ़ा रिलीज किया जा सकता है। आरबीआई स्नेल में देखने को मिल सकता है। अब मुझे बताइए, the most important question that I would like to ask you over here from this slide is कि नाइट्रोजनस वेस्ट का मेन सोर्स क्या है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बने क्यों, हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों बने, ये आपको बताना है। क्या है कारण इन नाइट्रोजनस वेस्ट के बनने का। आपको पता है आप खाने में प्रोटीन खाते हैं, आपने दाल खाई, प्रोटीन खाया, राइट, आपने सोया चंक्स खाए, आपने प्रोटीन खाया,
और आपने अलग अलग प्लांट्स को खाया, अलग अलग एनिमल्स को खाया जिनमें न्यूक्लिक एसिड भी था। अगर आप एक प्लांट को खा रहे हैं तो उसके सेल में डीएनए भी तो होगा, न्यूक्लिक एसिड भी तो होगा। तो अगर न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड किसका बनता है? नाइट्रोजनस बेसिस का, यानी वहां से नाइट्रोजन आएगा। प्रोटीन जो है किसका बनता है? अमीनो एसिड का। अमीनो तो अमोनिया ग्रुप आएगा, अमीन ग्रुप आएगा, यहां पर आएगा। तो प्रोटीन और नाइट्रोजनस बेसिस से मेनली ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे होते हैं, है ना। मेनली जनरेटेड बाय इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि फैट में तो कोई नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में तो कोई नाइट्रोजन नहीं होता। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इन दो चीजों को जब आप खाएंगे तो इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब आप प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड खाएंगे तब आपकी बॉडी में, तब आपके सेल में क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा, और तब जाके नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे, और इन वेस्ट को आपको अपनी बॉडी से बाहर भगाना है धक्के मार मार के। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे एक बार तारा रारा करके बता दीजिए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? सर व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेरे दोस्त, आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। आपकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप अभी एक चिप्स उठाकर खाइए, तो उस चिप्स का भी आपकी बॉडी में जाते ही मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। वो चिप्स कई चीजों से बनी होगी, उसमें सॉल्ट भी होगा, उसमें आपकी ऊपर चिली भी लगी हुई होगी, है ना। वो जो चिप्स है आलू की बनी है, यानी उसमें स्टार्च भी है। तो उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, सेल्स में उसकी एनर्जी पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली कोई भी आपकी बॉडी में चीज जाए, इट इज मेटाबोलाइज्ड, राइट। चलो भाई, बहुत शानदार। यहां तक की बात क्लियर है, तो इसको एक बार हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या हुआ। आराम से देखिए। एनिमल्स अक्यूमुलेट, एनिमल्स अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेते हैं क्या? अमोनिया। अलग अलग एनिमल्स हैं, कोई अमोनिया इकट्ठा करेगा अमोनोटेलिक, कोई यूरिया इकट्ठा करेगा यूरियोटेलिक, कोई यूरिक एसिड इकट्ठा करेगा यूरिकोटेलिक, यानी ये सारे के सारे क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसको हम सांस छोड़ने के साथ बाहर निकाल देंगे। हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है, जिसको हम सूसू के थ्रू बाहर निकालते हैं। एंड आयंस हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज, यानी कैटायंस भी, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, और एनायंस भी, जैसे कि आपका क्लोरीन है, आपका फॉस्फेट है, एंड आपका सल्फेट है। ये सारी चीजें हम लोग लिख चुके हैं। तो ये आपकी बॉडी में आती हैं या तो एक्सेस इंजेशन से, या तो आपने ठूस ठूस कर खाया है, या फिर आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनसे ये बने हैं। तो इनको या तो हमको बॉडी से टोटली रिमूव करना है, जैसे अमोनिया का मैंने एग्जांपल बताया था कि टॉक्सिक है, इसको कंप्लीटली ही निकालना पड़ेगा, या फिर पार्शियली रिमूव कर सकते हो, जैसे कि यूरिया। इसको अपनी बॉडी में हम रिटेन भी कर सकते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी। तो यहां पर हम जो है नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे इन दिस कंप्लीट चैप्टर। ये हमारा मेन टॉक्सिक प्रोडक्ट है जिसकी एलिमिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अमोनिया देखें, तो अमोनिया रिलीज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक। और ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, और मोस्ट टॉक्सिक है तो इसको अपने आसपास खूब सारा पानी चाहिए फॉर इट्स एलिमिनेशन, है ना। और यूरिक एसिड जो है ये आपका सबसे कम टॉक्सिक है, इसीलिए इसको मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ एलिमिनेट किया जा सकता है। पेस्ट या पैलेट के फॉर्मेट में आपका क्या किया जा सकता है? एलिमिनेट किया जा सकता है। तो अमोनिया आपका मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा पानी इसको चाहिए। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम पानी इसको चाहिए। तो ये गाढ़ा सॉलिड फॉर्मेट में हो सकता है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, अमोनिया अगर निकाल रहे हो तो अमोनिया के इनिशियल अल्फाबेट यहां पर आ जाएंगे, अमोनोटेलिक कहा जाएगा इन ऑर्गेनिजम्स को। तो बोनी फिशेस जो हैं, जिनमें आपका बोनी एंडोस्केलेटन है, एज वेल एज एक्वेटिक एम्फीबियन जो पानी में रह रहे हैं, एज वेल एज आपके एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो है, ये आपके अमोनोटेलिक हैं। मैंने आपको बताया ये जो अमोनिया है ये आपका सॉल्युबल होता है वाटर में, और अगर आपका वाटर में और बॉडी फ्लूइड में सॉल्युबल है तो आसानी से डिफ्यूजन से बाहर निकाला जा सकता है, बॉडी सरफेस से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई आपकी फिश वगैरह है, बोनी फिश है, तो गिल से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां पर रेस्पिरेशन का साधन क्या है? गिल है। तो गिल के सरफेस से बाहर निकाला जाएगा। और अगर किसी के पास स्किन है तो जनरल बॉडी सरफेस से भी बाहर निकाला जा सकता है अमोनियम आयंस के फॉर्मेट में, राइट। इसको मैं और ऐड करा दूंगा। किडनीज जो है इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपका बॉडी सरफेस से ही अमोनिया रिलीज हो रहा है, तो किडनी का जो है यहां पर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है।
टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, अगर भैया आपको लैंड पे रहना है तो आपके पास इतना पानी तो नहीं है, तो आपको अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को चेंज करना पड़ेगा, आपको उसे लेस टॉक्सिक बनाना पड़ेगा। इसीलिए लैंड वाले एनिमल्स ने क्या किया, या तो यूरिया या यूरिक एसिड को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट अपना लिया। तो मैमल की अगर आप बात करेंगे, है ना, और मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की अगर आप बात करेंगे, राइट, एंड मेराइन फिशेस की अगर आप बात करेंगे, मैमल और मेराइन फिशेस बेसिकली, तो ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और यहां पर आपने अडल्ट फ्रॉग की बात भी की थी, ये भी यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो इन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है, राइट। अमोनिया जो है ये आपकी बॉडी में बनेगा जरूर, लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे, और ये रिएक्शन कहां होगी, लीवर में होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। और उसके बाद ये जो आपका यूरिया है इसको ब्लड के थ्रू भेज दिया जाएगा, कहां पर, किडनी में, और किडनीज के थ्रू इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। कुछ अमाउंट जो है इस यूरिया का वो जानबूझ के बॉडी में रिटेन भी किया जा सकता है फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, फॉर मेंटेनिंग डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। एज वेल एज अगर आप देखें आरबीआई यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेल्स, आरबीआई स्नेल्स, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, यूरिक एसिड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम टॉक्सिक है। तो इसको पैलेट या पेस्ट के फॉर्मेट में क्या किया जा सकता है, एक्सक्रीट किया जा सकता है। इन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहा जाता है, नाम में ही यूरिक आ रहा है वर्ड। ये आपका पूरा का पूरा डिस्कशन है ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जहां तक बात समझ में आई, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, और नीचे नोट बनाकर लिख लीजिएगा। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आप और नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज हाईली सॉल्युबल, तो आपका यहां पर नो रोल ऑफ किडनी, इट इज एक्सक्रीटेड वाया जनरल बॉडी सरफेस और गिल सरफेस। जो आपकी यहां पर बोनी फिशेस हैं इनमें गिल सरफेस से भी निकाला जा सकता है, और गिल सरफेस एज अमोनियम आयंस। अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, NH4 पॉजिटिव। ये जो अमोनिया है NH3, ये एक और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो NH3 प्लस H प्लस क्या हुआ, NH3 प्लस H प्लस, है ना, NH3 और एक H क्या हो गया, NH4, और प्लस यहां पर एज इट इज आ गया NH4 पॉजिटिव आपका हो जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो फ्रॉग हमें पता है यूरियोटेलिक है, तो अडल्ट फ्रॉग जो है आपका यहां पर, ये भी आपका क्या हो गया, यूरियोटेलिक हो गया। और टैडपोल जो था ये क्या था, अमोनोटेलिक था, पानी में रहता है, तो टैडपोल इज अमोनोटेलिक, अडल्ट फ्रॉग इज बेसिकली यूरियोटेलिक। ये हम लोगों को बातें पता लगी, यहां तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। जनरल जनरल बातें हैं, हालांकि इतना हमको पढ़ना नहीं था। अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ के आए होते तो आपको ये सारी बातें नहीं करनी पड़ती यहां पर। एंड सिमिलरली अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बातें भी नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ चुके होंगे तो एनिमल किंगडम अगर आप लोगों को समझ में आ गया एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी बातें रटनी नहीं पड़ेंगी, अभी आपको याद करनी पड़ेंगी। तो याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ एनिमल किंगडम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ बना लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इससे कोई क्वेश्चन लड़ सकता है इन द कमिंग ईयर्स, है ना। अगर आप देखें अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट बना रहे हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, कोई पानी में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग अलग है। तो अगर आप प्रोटोजोअन की बात करें तो प्रोटोजोआ आपने कहां पर पढ़ा है भैया, प्रोटोजोआ सर हम लोगों ने तो बॉटनी में पढ़ा था, है ना। आपकी किंगडम प्रोटिस्टा में 5 टाइप के आपके किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स थे। आपका सबसे पहला क्राइजोफाइट, फिर डाइनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिनॉइड, फिर स्लाइम मोल्ड और फिर प्रोटोजोवन, यानी कि आपका प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, पिछड़ा हुआ, और जोआ का मतलब जोलॉजी, जिसमें आप एनिमल की डिस्कशन करते हैं, यानी इट इज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, तो एनिमल से मिलता जुलता है, तो इसकी चर्चा हम लोग एनिमल किंगडम में भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो प्रोटोजोवन है ये तो आपका यूनिसेलुलर है, तो इसमें क्या है, जनरल बॉडी सरफेस ही तो है, उसी से आपकी क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी सरफेस है। एक्सक्रीशन के लिए अगर आप बात करें तो कुछ प्रोटोजोन्स हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, बताइए इनमें क्या हो सकता है। मेरे भाई आराम से सुनिए कि ये जो आपका अमीबा है इसमें क्या और हो सकता है। चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो वहां पर आपको पता लगेगा एक शब्द के बारे में जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब हम अलग अलग वैक्यूल्स की डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी जिक्र आता है ना। अमीबा में पाया जाता है, लिखा हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटोजोन्स में मिलता है। जैसे आपका टूथपेस्ट है, उस टूथपेस्ट को आपने जैसे ही पिचकाया
कॉन्ट्रैक्ट किया तो फुचुक करके पेस्ट बाहर आ गई। सिमिलरली अमीबा जो है इररेगुलर शेप्ड, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो फुचुक करके एक्सक्रीटरी मैटर बाहर आ जाता है जो कि है अमोनिया, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ये भी तो पानी में ही रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी आप यहां पर लिख सकते हो कि इनकी बॉडी में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जा सकता है। बॉटनी और जूलॉजी को लिंक कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी यहां पर पाया जा सकता है जो अमोनिया को क्या करता है, रिलीज करवाता है। देन पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की अगर आप बात करें तो बहुत लोअर लेवल के एनिमल्स हैं, बहुत लो लेवल के एनिमल्स। तो इनमें भी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, आपका जनरल बॉडी सरफेस है। बॉडी से ही आपका एक्सक्रीटरी मैटर जो है बाहर निकल जाएगा। ये भी पानी में रहते हैं, यूजुअली आपका अमोनिया ही रिलीज करते हैं। तो इनके भी जनरल बॉडी सरफेस से अमोनिया क्योंकि सॉल्युबल है तो आपका बाहर निकल जाएगा बहुत प्यार से। देन प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ मतलब प्लेट लाइक। प्लेट कैसी होती है सर, फ्लैट होती है भाई। प्लेट जिसमें खाना खाते हो कैसी होती है, प्लेट होती है ना, फ्लैट होती है, डिस्क जैसी होती है। तो ये कहलाते हैं फ्लैट वॉर्म्स, है ना। तो ये जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, है ना, रोटिफर्स यानी आपके छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि पानी में ही रहते हैं, रोटिफर्स, है ना। इनके नाम में क्या आ रहा है, रॉट, यानी रोटेट करते हैं पानी को। तो इनके सर पे घिर्री लगी हुई होती है जो कि क्या करती है, आपका रोटेट करती रहती है। तो इनको रोटेटिंग व्हील लाइक एनिमल्स भी कहा जाता है। इनके सर पे एक ताज है जो कि रोटेट करता रहता है और पानी को अंदर खींचता रहता है। उस पानी के थ्रू ही इन रोटिफर्स में क्या आता रहता है, खाना आता रहता है। तो रोटिफर में रॉट का मतलब क्या है, रोटेटरी। आपका यहां पर क्या लगी रहती है, घिर्री लगी रहती है। सम लोअर एनालिट्स, some lower annelids, lower level के annelids and cephalochordate, some lower level of chordates, some lower level of chordates। इनमें आपको क्या देखने को मिलता है भैया जी, फ्लैट फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलता है, चैप्टर एनिमल किंगडम में भी पढ़ाएंगे। यहां देखने को मिलते हैं आपको प्रोटोनेफ्रीडिया, यहां आपको देखने को मिलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। इन प्रोटोनेफ्रीडिया को क्या कहा जाता है, प्यार से फ्लेम सेल कहा जाता है। और इन्हीं को प्यार से क्या कहा जाता है, सोलेनोसाइट कहा जाता है, सोलेनोसाइट्स कहा जाता है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट किस में पाए जाते हैं, लोअर लेवल के एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया यहां बोला यानी नेफ्रीडिया है लेकिन लोअर लेवल का, इसीलिए लोअर एनालिड्स में पाया गया। जो हायर लेवल के एनालिड्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिड्स हैं, आपका अर्थवॉर्म वगैरह है कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या पाया जाएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं, पूरा का पूरा नेफ्रीडिया, पूरा ही चाहिए भैया। यहां पर क्या पाया जाएगा, नेफ्रीडिया पाया जाएगा, नेफ्रीडिया पाया जाएगा। कॉकरोच के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आर्थ्रोपोड का एग्जांपल है कॉकरोच। बताओ उसमें भैया एक्सक्रीशन कैसे हो रही थी, मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच वाज व्हाट। आर्थ्रोपोड हमने पढ़ा तो उसमें कॉकरोच की हमने डिस्कशन करी थी। इसमें क्या हो रहा था, मालफिजन ट्यूब्यूल पाए जा रहे थे मेरे दोस्त, मालफिजन ट्यूब्यूल पाए जा रहे थे, यस सर पाए जा रहे थे। मालफिजन ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे थे ना, तो ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स क्या हो जाएंगे, यहां पर एग्जांपल्स हो जाएंगे, राइट। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, पानी में रहने वाले जो आर्थ्रोपोड हैं, जैसे कि क्रस्टेशियन जिसका एग्जांपल है प्रॉन, यहां पर क्या पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मोलस्का की अगर आप बात करें तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें जस्सी गिल पाया जाता है ना, गिल है जिसको टिनिडिया भी कहा जाता है। तो आपका यहां पर गिल है मोलस्का में। और अगर आप वर्टिब्रेट की बात करें, हमारी बात करें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इसमें क्या पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, बच्चे का घुटना पाया जाता है, किड की नी पाई जाती है, किडनी पाई जाती है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसमें कई सारे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है, ये आपका किडनी है। और ये जो लोअर लेवल की चीजें हैं ना, टिनिडिया, ग्रीन ग्लैंड, मालफिजन ट्यूब्यूल, मालफिजन ट्यूब्यूल ट्यूब ही तो है लेकिन लोअर लेवल की, है ना। तो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे अंदर पाया जाता है। जो लोअर लेवल के एनिमल्स हैं उनमें लोअर लेवल ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बहुत घटिया लेवल के, हल्के लेवल के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको आपको अभी एज इट इज याद करना पड़ेगा। अभी आपके पास कोई और चारा, कोई और तरकीब नहीं है, क्योंकि आपने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है। तो हो सकता है ये नाम आपको देखने में कठिन लग रहे हो, बट आई कैन सीरियसली बेट ऑन दिस, जब आप मुझसे एनिमल किंगडम पढ़ चुके होंगे, ये सारी चीजें आपको हलवा लगेंगी, ये सारी चीजें विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू।
ऐसा लगेगा कि गार्डन में टहलते टहलते भी आपको कोई सवाल पूछे तो आप सारे सवालों को तोड़ फोड़ रहे होंगे बहुत आसानी से, राइट। तो यहां पर देखिए प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, जोआ का मतलब एनिमल यानी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, इसलिए यहां पर इसको कंसिडर कर लिया गया है। यूनिसेलुलर है तो बॉडी सरफेस से ही आपका अमोनिया रिलीज हो सकता है। पोरीफेरा, पोरी, पोर, छेद होते हैं इसके अंदर, जैसे कि नहाने वाला जो स्पंज है जिससे अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के नहाते हैं उसमें भी पोर होते हैं ना, इसीलिए वो सोप को पकड़ लेता है। कभी बर्तन धोने वाले उसको देखा है स्पंज को, है ना, उसमें भी कई सारे पोर्स होते हैं जो कि सोप को अपने अंदर क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, तो ये पोरीफेरा है। फिर सीलेंट्रेटा टीनोफोरा जो पानी में रहते हैं, तो इन सब में भी पानी में फटाफट जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या होगा, अमोनिया रिलीज हो जाएगा। प्रोटोनेफ्रीडिया यानी लोअर लेवल का नेफ्रीडिया किस में पाया जाएगा, आपका फ्लैटवॉर्म्स में, आपका रोटिफर्स में, आपका एनालिट्स में, लोअर लेवल के एनालिट्स में, क्योंकि हायर लेवल के एनालिट्स में क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं नेफ्रीडिया है। एज वेल एज आपका सिफेलोकॉर्डेट में इनके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। आर्थ्रोपोड जो है इसमें मालफिजियन ट्यूब्यूल, पहले ही हम लोग कॉकरोच के बारे में सब कुछ पढ़ के आए हैं, उसका एक्सक्रीशन हमें आता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड यहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉन जो है इसमें ग्रीन ग्लैंड पाए जाएंगे, राइट। मोलस्का जो है इसमें गिल्स पाई जाएंगी एंड हमारे अंदर आपको किडनी पाई जाएंगी। तो अगर आप देखें तो लोअर लेवल के एनिमल्स में आपका सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे। अगर यहां पर आप कंसोलिडेशन लिखना चाहें, एक लाइन में बात खत्म करना चाहें, तो लोअर एनिमल्स जो है, लोअर एनिमल्स जो है इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ट्यूब ही लेकिन सिंपल 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 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और हमारे अंदर जो किडनी है इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हायर एनिमल्स की अगर आप बात करें तो हमारी जो किडनी है इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो आपको कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि किडनी, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। करेक्ट है जी, करेक्ट है। यहां तक बात समझ में आई? एक बार तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। ये तो सारा याद करने का ही है ना, इसमें कुछ समझने का था ही नहीं। छोटी मोटी चीजें हैं कि लोअर लेवल का एनिमल है तो लोअर लेवल की ट्यूब्स पाई जाएंगी, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल, नाम में ही ट्यूब आ रहा है। लोअर लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अगर आप खुद की बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, तो हायर लेवल की आपकी ट्यूब्स यहां पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि किडनी जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम यहां पर आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको याद हो जाएंगी चीजें, और यहां पर अगर याद हो गई तो एनिमल किंगडम में आसानी होगी। अगर एनिमल किंगडम पढ़ लिया होता तो यहां पर आसानी होती, लेकिन एक जगह का बेनिफिट दूसरी जगह पर मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑलराइट, इसको एक बार हम लोग एनसीईआरटी में देख डालते हैं कि भैया एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, आराम से समझिए। A survey of animal kingdom presents variety of excretory structure। भाई इतने सारे एनिमल हैं, 1.2 मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज पाई गई हैं अभी तक अर्थ पे, एनिमल्स की सिर्फ 12 लाख से भी अलग अलग किस्म के एनिमल्स अगर पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी होंगे। तो ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें यानी लोअर एनिमल्स जो है इनमें सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और अगर आप देखें वर्टिब्रेट्स यानी हायर लेवल के जो एनिमल्स हैं इनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपकी किडनी है। तो आपको यहां पर पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्रोटोजोआ ये नहीं दे रखा, पर मैंने बताया कि जनरल बॉडी सरफेस से वहां पर क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है या फ्लेम सेल, या इसको मैंने लिखवाया सोलेनोसाइट, या आपके प्लेटीहेल्मिन्थ यानी फ्लैटवॉर्म्स में पाए जाएंगे, रोटिफर्स में पाए जाएंगे जिनमें रोटेटरी डिस्क होगी, एंड कुछ एनालिट्स में पाए जाएंगे, लोअर लेवल के एनालिट्स में, एंड उसके अलावा सिफेलोकॉर्डेट्स यानी लोअर लेवल के कॉर्डेट्स में पाए जाएंगे, जैसे एम्फियोक्सस जिसको क्या कहा जाता है, ब्रांकियोस्टोमा भी कहा जाता है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा। एम्फियोक्सस इसको ब्रांकियोस्टोमा भी कहा जाता है, या लांसलेट भी कहा जाता है, जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, इसको मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है, दोनों में मैंने आपको पहले सिमिलरिटी बता दी है। जो जो ऑर्गन एक्सक्रीशन करता है वो बाय डिफॉल्ट ऑस्मो रेगुलेशन करता है। मेरी बॉडी में वाटर ज्यादा है तो मैं वाटर को एक्सक्रीट कर दूंगा, मेरी बॉडी में आयन ज्यादा है तो मैं आयंस को एक्सक्रीट कर दूंगा, उसी चक्कर में मेरा ऑस्मोटिक बैलेंस भी ऑटोमेटिकली आपका एकदम सही तरीके से सेट हो जाएगा।
तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन हमेशा जुड़े हुए होते हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के लिए मैंने आपको पहले ही एक स्लाइड पे दोनों को रिलेट करके बता दिया था। फिर प्रोटोनेफ्रीडिया से भी अच्छा स्ट्रक्चर आता है यहां पर नेफ्रीडिया, जो कि आपका अर्थवॉर्म में यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिट्स में देखने को मिलता है। तो लोअर एनालिट्स में कुछ में प्रोटोनेफ्रीडिया था, है ना, और कॉम्प्लेक्स एनालिट्स में नेफ्रीडिया है। फिर आपका आता है माल्पीजियन ट्यूब्यूल। माल्पीजियन ट्यूब्यूल जो है आपको किसमें देखने को मिला, हमें अच्छे तरीके से पता है कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में, यानी कि आपका आर्थ्रोपोड्स वगैरह में देखने को मिलता है, जैसे कि कॉकरोच में हमको देखने को मिला था, ये तो हमने पर्सनली स्टडी किया है। इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड, जिसको एंटिनल ग्लैंड भी कहा जाता है, ये किसमें देखने को मिला, आपका क्रस्टेशियंस में देखने को मिला, जैसे कि प्रॉन है, इसमें देखने को मिला। और मोलस्का में आपको गिल देखने को मिला, एंड वर्टिब्रेट्स में आपको किडनी देखने को मिली। ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। एक और बार हम लोग थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में बता रखी है। क्या बोला भैया, यहां पर एग्जाम्पल्स बताए हैं सिर्फ। प्रोटोजोआ जनरल बॉडी सरफेस, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा जनरल बॉडी सरफेस, प्लेटीहेल्मिन्थ रोटिफर सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट प्रोटोनेफ्रीडिया, एनालिड्स जैसे कि अर्थवॉर्म जो कि आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें पाया जाएगा क्या, आपका नेफ्रीडिया। उसके बाद आपका आर्थ्रोपोड्स में माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, और आर्थ्रोपोड कौन से, मोस्ट इंसेक्ट्स जैसे कि आपका कॉकरोच, ये भी आपका आर्थ्रोपोड है। और आपका एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो पानी में पाया जाता है, जैसे कि आपका प्रॉन विच इज अ क्रस्टेशियन, इसमें पाए जाते हैं ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटिनल ग्लैंड। एंटीना आपको पता है ये भी आपके आर्थ्रोपोड का ही फीचर है। तो एंटिनल ग्लैंड यहां पर एक्सक्रीशन में काम कर रहे होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अंदर। मोलस्का में गिल और वर्टिब्रेट्स में किडनी। ये आपकी बात है, एंड आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। क्या हम यहां तक के जो भी पढ़े हुए आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं? यस, फटाफट बताइए, क्या हमको क्वेश्चन कर लेने चाहिए? क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? क्या यहां तक की सारी बातों से आने वाले हर एक सवाल को आप तोड़ फोड़ देंगे? इफ यस, तो एक बार चैट सेक्शन को भर डालिए, जिससे कि मैं आपको सवाल करा सकूं बहुत ही बेहतरीन लेवल के, है ना। सर स्टोरी टाइम, मैं तो स्टोरी सुनाता ही नहीं हूं भाई। तो स्टोरी टाइम बोलकर तो आपने मेरे को ऐसे उत्तेजित कर दिया जैसे मैं तो, हाँ बहुत स्टोरी सुनाता हूं, मैं तो कहानीकार हूं भाई, मैं तो रोनाल्डो हूं, बस सारे दिन यही तो चलता है यहाँ पे, कहानियां ही चलती हैं। मैंने कौन सी स्टोरी सुना दी भाई? स्टोरी टाइम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे डेली कहानीकार ही बना रहता हूं मैं यहाँ पे, है ना, डेली कुछ ना कुछ आता ही है मसाला। एक स्टोरी सुनाऊं तब तो सेकंड पे बढ़ूं भाई। तो ऐसा बोलो कि सर स्टोरी सुनाना शुरू करो, कुछ तो सुनाओ भाई, है ना। कब तक पढ़ाई कराओगे सर, कब तक सीरियस रहोगे, कुछ तो स्टोरी हो जाए, तब तो कुछ बात भी बने, है ना। आप तो अचानक से सर एक और शेर सुनाओ ना सर, तो मैंने शुरू कब किया है भाई? मैं एक शेर सुनाऊं तब तो दूसरे पे बढ़ू ना भाई मैं। चल आओ मेरे भाई, पहले सवाल पढ़ लीजिए, आराम से पोल लगा देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम, आराम से पढ़िए, आराम से तैयारी करिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और एनिमल दे रखे हैं गिवन बिलो, मैच देम अप्रोप्रिएटली एंड मार्क द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। प्रोटोनेफ्रीडिया दे रखा है, नेफ्रीडिया दे रखा है, माल्पीजियन ट्यूब्यूल दे रखा है, और ग्रीन ग्लैंड या एंटिनल ग्लैंड दे रखा है, एक ही नाम है। प्रॉन यानी क्रस्टेशियन दे रखा है, कॉकरोच दे रखा है, अर्थवॉर्म दे रखा है, फ्लैटवॉर्म दे रखा है। फटाफट मार्क कर दीजिए, 30 सेकंड बहुत है इस सवाल को करने के लिए, बहुत ज्यादा ही है, ज्यादा से ज्यादा ही हो गया। तो यहां पर 30 सेकंड इज मोर देन इनफ। लाइट जा चुकी है भाई, कई देर हो चुकी है, और पसीना टपकने वाला है जस्ट, है ना, बहुत देर से रुका हुआ है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि स्वेट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सक्रीशन। जब मैं आपको लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उस टाइप को आपको पता लगेगा कि स्वेट से भी काफी सारी चीजें, इनफैक्ट थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी एक्सक्रीट होता है। जो आपके मुंह से तेल निकलता है, ऑयल ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, ये भी आपके कई सारे वैक्स और ऑयल्स को रिमूव करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, हर जगह बायोलॉजी छुपी हुई है मेरे भाई, है ना। तो प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर आप बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि फ्लैटवॉर्म्स के अंदर, रोटिफर्स के अंदर, एज वेल एज सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, और लोअर लेवल के एनालिड्स के अंदर। तो ए का एस हो जाएगा, ए का एस तो एक ही जगह पर है। अरे भैया ये तो किस्मत ही चमक गई, अपना बच्चन इज द राइट आंसर, कुछ करना ही नहीं पड़ा, जीरो मेहनत, है ना। फिर भी देख लेते हैं, नेफ्रीडिया आपका कॉम्प्लेक्स लेवल के एनालिड्स में था, तो एनालिड्स में आपका एग्जांपल आता है अर्थवॉर्म। माल्पीजियन ट्यूब्यूल आपका आर्थ्रोपोड में है यानी कॉकरोच में, और एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड आपका क्रस्टेशियंस में था, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में यानी आपके प्रॉन्स में। तो आंसर 1 आ जाता है, पहले ही हमें मिल गया था। 76% लोगों ने सही कर दिया है, बाकियों ने क्यों गलत किया है आई हैव नो आइडिया, बिकॉज सबसे पहले ही आपको उत्तर मिल चुका था, बाकी तो हमने टाइम पास के लिए चीजें की हैं। आराम से देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, ज्यादातर पानी में रहने वाले, ज्यादातर, सारे नहीं,
कुछ एक्सेप्शंस वहां भी मिलेंगे। ज्यादातर पानी में रहने वाले अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जबकि लैंड एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया या यूरिक एसिड। लैंड पे जैसे हम भी रह रहे हैं तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिफरेंस? क्यों हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं या यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, और क्यों आपका जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं? दे हैव डिफरेंट डाइट, दोनों अलग अलग खाना खाते हैं। लैंड एनिमल्स कैन गेट एनर्जी नीडेड टू मेक यूरिया और यूरिक एसिड, हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी होती है जिस वजह से हम यूरिया बना सकते हैं। अमोनिया बहुत टॉक्सिक है तो उसको खूब पानी चाहिए, इसलिए पानी वाले ऑर्गेनिज्म ही अमोनिया रिलीज करते हैं। लैंड एनिमल्स कैन नॉट अफोर्ड द एनर्जी, हमारे पास एनर्जी ही नहीं है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? एकदम बेसिक सवाल है, कुछ है ही नहीं। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ ज्यादा पानी मौजूद है जिससे कि वो पानी में अमोनिया को डाइल्यूट कर सके बिकॉज इट इज टॉक्सिक, या हमारे पास, या हम गरीब हैं, हमारे पास पानी नहीं है, तो हम ये भी रीजन दे सकते हैं कि भाई हमारे पास पानी नहीं है लैंड ऑर्गेनिजम्स के पास, या हम ये कह सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास पानी है। बोथ ऑफ देम मेक्स अ राइट रीजन। तो अल्टीमेटली अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, इसको पानी चाहिए, है ना? तो चूरा बच्चन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 92% लोगों ने, क्या बात है दोस्त, वाह वाह वाह, शानदार, रोनाल्डो बन गए सबके सब। ये सवाल पढ़ ये सवाल पढ़ लो भाई, ये सवाल इज्जत से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि इसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट पक्का निकल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं बिकॉज आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओगे इस सवाल में, बट इट इज वेरी वेरी इजी। आराम से देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस सेम सब्सटेंस एज देयर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? सेम, ये तीन तीन ऑर्गेनिज्म के झुंड बना रखे हैं, है ना? यहां पर ये जो मस्तों का झुंड है, इसमें कौन से तीन सेम आपका नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं? फिश, पिजन या फ्रॉग, कैमल, हाउस फ्लाई, स्नेक, फ्रॉग, मंकी, डॉग, अमीबा, एंट एंड एंटीलोप। एंटीलोप क्या होता है? आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये हिरन जैसा दिखता है, मैमल है ना? डियर जैसा दिखता है। 1 ग्लास वाटर 2 ग्लास बियर, ओ माई डियर हो जाएगा यहां पर। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब मैंने एक्सप्लेनेशन पे खूब टाइम दिया है, क्वेश्चन मैंने इलेबोरेट कर दिया है। एक शब्द हो सकता है आपको ना पता हो, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है कि एंटीलोप हो सकता है आपको ना पता हो। फिर भी हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, मेरे को उम्मीद है कि कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना? तो थोड़ा जोर लगा दीजिए और मुझे गलत साबित कर दीजिए, बिकॉज जब आप कोई क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैं गलत भी साबित हो जाऊंगा तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा उस केस में। इफ यू क्रिएट एटलीस्ट 80% पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज इन दिस क्वेश्चन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा भाई, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा, है ना? देखिए, फिश क्या है भैया? बोनी फिश अगर ले लिया जाए, है ना, तो आप कह सकते हैं कि बोनी फिश जो है इसमें क्या है? आपका अमोनिया है। या अगर मेराइन फिश ले लिया जाए तो आप कहेंगे इसमें क्या है? आपका यूरिया है। पिजन जो है इसमें क्या है? यूरिक एसिड है। तो वैसे ही अलग अलग हो गया भाई, यहां आपका अमोनिया या यूरिया हो सकता है, यहां आपका पक्षी जो है आपके ऊपर यूरिक एसिड करता है, पैलेट या पेस्ट करता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, कैमल है, हाउस फ्लाई है और स्नेक है। कैमल मैमल, ऊंट, हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोड, छोटा टुच्चा, बहुत दूर दूर के लोग हैं। फ्रॉग, मंकी, डॉग, तीनों के तीनों क्या हैं? फ्रॉग जो है अडल्ट फ्रॉग, टैडपोल नहीं कहा गया है, कैसा है? यूरियोटेलिक। मैमल, मंकी और डॉग दोनों के दोनों मैमल हैं। अमीबा, अमोनिया, एंट अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा? एंट आपका क्या है? बेसिकली इंसेक्ट है ना, तो आपका यूरिक एसिड हो जाएगा। एंड एंटीलोप, डियर, आपका यूरिया हो जाएगा। तो ये भी आपका खत्म। उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। 75-76% स्टिल अ वेरी गुड नंबर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, मजा ही आ गया। चूरा बच्चन इज द राइट आंसर, एकदम सही बात है। आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा। देखो, फिश है, अगर आपकी बोनी फिश है तो अमोनिया, और आपकी मेराइन फिश है तो आपका यूरिया। और यहां पर ये जो पिजन है ये यूरिक एसिड, तो पहले ही गलत हो गया। कैमल मैमल, दैट इज यूरिया। हाउस फ्लाई अगर आप देखें तो यूरिक एसिड, पहले ही गलत हो गया। ये तीनों आपके सेम है। अमीबा, मैंने बताया था ऑस्मो रेगुलेशन करता है आपका किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। अमीबा जो है इसका जो अमोनिया है जनरल बॉडी सरफेस से ही बाहर निकल जाता है। यहां पर देखिए, अगर डियर तो मैमल है, तो दोनों के दोनों बहुत डिफरेंट हो गए, तो आंसर इज सी, आसानी से पकड़ में आ सकता था। मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल इज आर। कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल बना सकते हैं ये बोला गया है यहां पर। सवाल एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। इसमें भी आप कंफ्यूज हुए तो आप अपनी मर्जी से ही कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज हम लोगों ने किया नहीं, आप स्वयं हो रहे होंगे यहां पर। बहुत छोटी सी बात है। फॉर्म
मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, है ना भाई, तीनों ही हो सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन तो तीनों में ही है ना भाई, नाइट्रोजन तो तीनों में ही है। अमोनिया में वैसे नाइट्रोजन है, यूरिया में NH2CO NH2 दो नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड आपका नाइट्रोजनस बेस से ही बनता है, इसमें इनफैक्ट मोर नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे ही तो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, है ना। यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक तीनों ही तो बताए थे, तो आंसर तो आराम से निकाल डालेंगे आप, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो डी फॉर डॉक्टर बच्चन, इसमें भी कंफ्यूज हो गए तो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी पेशेंटली मेरे भाई। 85% बी कर दिया है कई लोगों ने। यूरिया क्या बोला है, मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ऐसा नहीं बोला है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। कितने फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, जैसे इसके अलावा भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेजर यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक मतलब कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, अमीनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो अमीनोटैलिक का एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश। तो आप ये लिख भी सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कोई पूछ ले इन तीनों के अलावा कुछ बताओ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो दैट कुड बी अमीनोटैलिक, है ना, ये भी हो सकता है। तो 85% इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ऑस्मोरेगुलेटर एज वेल एज नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। बहुत शानदार सवाल, इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है, और ये सवाल आ गया तो मौज हो जाएगी। एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया गया है, आपको पूरा का पूरा समझाते हुए यहां पर लेकर आया हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ऑस्मोरेगुलेटर, इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है, एज वेल एज वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, लेकिन उसको बॉडी में रिटेन भी कर सकते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन भी कर सकता है। फटाफट मार्क कर डालो भाई, ये क्वेश्चन अगर 90% लोगों ने फोड़ दिया तो मजा आ जाएगा। इसका मतलब इस बैच के बच्चे तोड़ फोड़ मचा देंगे व्हेन इट कम्स टू नीट एग्जामिनेशन। हम लोग भाई मचा रहे होंगे बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीजें। एनसीईआरटी की लाइन है, आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई दिखा दूंगा, नोट्स में लिखी हुई दिखा दूंगा। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन ठीक तरीके से समझना होगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आसान है फॉर श्योर, कुछ ऐसा है ही नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ ये डराने वाला क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन होते आसान है लेकिन दिखते बहुत हार्ड है, ये वैसा ही कुछ है ना। इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। भाई अगर मेरी बॉडी में आपका मैटर की कमी है, आयंस की कमी है, सॉल्ट की कमी है, तो मैं यूरिया को अपनी बॉडी में रोक लूंगा। और अगर मेरी बॉडी में खूब सारा सॉल्ट है, खूब सारे आयंस हैं, तो मैं यूरिया को जाने दूंगा। यानी आई कैन रिटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन माय बॉडी टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। मैंने आपको अभी बताया था, कुछ चीजों को मैं कंप्लीटली अपनी बॉडी से रिमूव करता हूं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, लेकिन यूरिया विच इज लेस टॉक्सिक, इसको मैं रिटेन कर सकता हूं फॉर ऑस्मो रेगुलेटरी पर्पसेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका यूरिया इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यूरिया क्या हो जाएगा यहां पर, राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर भूरा बच्चन। वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इज मैक्स हो जाएगा यहां पर। 80% लोगों ने सही बता दिया है, शानदार, क्या बात है। ये हमारे अभी तक के क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन। एकदम जनरल जनरल बात चली थी और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके लिए तैयार हो। अब ये जनरल बातें खत्म हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, पहला लेक्चर आपका ऐसा ही निकलेगा, बहुत डल डल सा। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में नहीं पढ़ रहे होते, हम किसी और के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब हमें क्या मतलब कि प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है, राइट हमें क्या मतलब है कि लोअर एनालिट्स में या कॉम्प्लेक्स एनालिट्स में क्या हो रहा है, या आर्थ्रोपोड्स में क्या हो रहा है, या क्रस्टेशियन में क्या हो रहा है, या हेमिकॉर्डेटा में क्या हो रहा है, या सिफेलोकॉर्डेटा में क्या हो रहा है। हमको क्या मतलब, हमको हमारा बताओ मेरे भाई। अब हमारा शुरू हो गया है, अब यहां पे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में खुद का ब्रीदिंग प्रिंसिपल पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा, इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन का, रेगुलेशन पढ़ा, आपकी बीमारियां पढ़ी, डिसऑर्डर्स पढ़े, सिमिलरली डबल सर्कुलेशन पढ़ा, कार्डियक साइकिल पढ़ी, ईसीजी पढ़ी, खुद पे अब बात आ चुकी है। अब मजा आना शुरू होगा इस चैप्टर में। तो अभी तक थोड़ी बहुत अगर बोरियत हुई भी थी, अब खत्म हो जाएगी। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अपना प्यारा प्यारा दिल। अपना प्यारा दिल, राइट, ये है अपना प्यारा प्यारा राज दुलारा दिल। करेक्ट सर, दिल क्यों बना दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना, बताते हैं भाई। रुकिए थोड़ा, रुको जरा, सबर करो। ये आपका दिल है, और दिल के साथ साथ हमें बनाना है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होती हैं भैया जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती हैं, किडनी होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लाल लाल ब्राउन कलर की, लाल कलर की या ब्राउन कलर की बीन शेप, किडनी शेप आपकी यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। करेक्ट है जी।
करेक्ट है। ये आपका स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया। ये है आपकी दो राजमा जैसी, बीन जैसी किडनीज। करेक्ट है, ये आपकी किडनी है। अब इसको यहां पर बनाया है और दिल बनाया है, तो कुछ तो पक्का प्रोटोगेटिव होगा। मुझे बताइए, दिल से निकलने वाली एक वेसल का नाम जो पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसको कहते हैं हम लोग एरोटा। उसको कहते हैं हम लोग एरोटा। तो बॉडी की जो लेफ्ट साइड है, इससे आपकी पूरी बॉडी में क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इसको हम लोग क्या कह डालते हैं? एरोटा कह डालते हैं, एरोटा कह डालते हैं। यह आपकी पूरी बॉडी में क्या लेकर के जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। तो क्या यही एरोटा आपका यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी? आएगी। इसी एरोटा की ब्रांचेस अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं। तो किडनी में आने वाली ब्रांच जो है एरोटा की, ये जो आर्टरी होगी जो किडनी में आएगी, इसको क्या बोल डालेंगे? इसको क्या बोल डालेंगे? किडनी में आ रही है यानी रीनल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये रीनल आर्टरी हो जाएगी? सर ये रीनल आर्टरी हो जाएगी। यही रीनल आर्टरी यहां भग जाएगी, यहां भग जाएगी। दोनों किडनी में ताजा ताजा गर्मा गर्म खून चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बिल्कुल चला जाएगा। सर क्या यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो आपको चीज देखने को मिली, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो आपको चीज देखने को मिली, इट इज योर हार्ट? यस सर, सबको पता है। नहीं भी पता होगा तो शेप से ही समझ में आ जाएगा, है ना। पान का पत्ता पनवाड़ी थोड़ी है कि पान बना दिया है। ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लेकर के आ रही है आपकी मेन आर्टरी, बॉडी की सबसे मेन आर्टरी, इसको कहते हैं एरोटा। और एरोटा जो है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है किडनी में। इसको क्या बोल दिए? इसको हम लोग बोल दिए रीनल आर्टरी। इसको बोल दिया रीनल आर्टरी। एरोटा हर एक ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी, तो आपका किडनी में जो ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी है, इसको रीनल बोल दिया। रीनल मतलब किडनी, है ना। किडनी से रिलेटेड शब्द है रीनल। दूसरा, अब ये जो किडनी है, इससे गंदा गंदा खून भी तो दिल की साइड भेजना है। गंदा गंदा खून भी तो दिल की साइड भेजना है। गंदा खून कौन निकालेगी? रीनल वेन। और वो सारी की सारी अलग अलग ऑर्गन से गंदा गंदा खून लेकर के आने वाली वेन जो है, ये मेन वेन बना देंगे, जिसको क्या बोलेंगे? वेना केवा। वेना केवा। तो यहां पर आपकी गंदा खून निकालने वाली है आपकी ये वेन। कौन सी वेन? सर रीनल वेन। यहां से गंदा खून निकालने वाली है आपकी ये वाली वेन। कौन सी वेन? रीनल वेन। और ये रीनल वेन जो है, ये आपकी आगे चल के कहां मिल जाएंगी? आपकी मेन, हमारी बॉडी की मेन वेन में मिल जाएंगी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका वेना केवा। राइट। तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी रीनल वेन। ये हो गई आपकी रीनल वेन। रीनल आर्टरी ताजा ताजा ब्लड लेकर के आएगी। रीनल वेन जो है गंदा गंदा ब्लड लेकर के जाएगी और पहुंचा देगी आपका मेन वेन तक, जिसको हम लोगों ने क्या कह डाला? जिसको हम लोगों ने कह डाला क्या? वेना केवा। जैसे एरोटा आपकी मेन आर्टरी है, वैसे ही वेना केवा नाम से पता लग रहा है, वेना मतलब वेन है, तो ये वेना केवा आपकी मेन वेन हो जाएगी। करेक्ट। ये है हमारी लाल लाल किडनी शेप आपकी किडनीज, है ना। तो इनको हम क्या कर देते हैं? थोड़ा लाल कलर कर दें या कैसा कलर कर दें? लाल ही कर देते हैं, है ना। लाली लालो, लाली लालो कर देंगे यहां पर इसका। ये आपकी किडनी है। अब इस किडनी से अटैच स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं? किडनी से अटैच स्ट्रक्चर होते हैं, यहां पर आपकी ब्लड वेसल्स भी जा रही होती हैं, नर्व्स भी जा रही होती है, और यहां पर आपको देखने को मिलते हैं यूरेटर, यानी आपके पाइप्स। ये है आपका यूरेटर। सिमिलरली इस किडनी से भी निकलेगा एक यूरेटर। इस किडनी से निकलेगा एक यूरेटर। ये यूरेटर आपके कहां पर जाकर खुल जाएंगे? ये खुल जाएंगे आपके एक थैली में, जिसको हम क्या कहते हैं? इस थैली को हम लोग कहते हैं ब्लैडर। सूसू का ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और इसके नीचे लगी होती है एक वॉल्व, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, जहां से सूसू बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये है आपका यूरेथ्रा। तो ये है आपकी यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है आपका क्या? यूरेथ्रा। यहां तक हम लोग लेबल कर लेते हैं। क्या हुआ? दीज आर यूरेटर, यूरेटर्स। करेक्ट। दीज आर यूरेटर्स। उसके नीचे आपको देखने को मिला एक ब्लैडर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। एंड उसके बाद आपको देखने को मिला ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रा। तो मुझे खुद बताइए भैया, आपकी किडनी कितनी हुई? मुझे खुद बताइए आपकी किडनी कितनी हुई? सर हमारे पास 2 किडनियां हैं। क्या किडनी आपकी 2 हुई नंबर में? सर 2 हुई।
यूरेटर्स आपके कितने हुए, हर किडनी से एक पाइप निकल रहा है, दो किडनी से दो पाइप निकले। यूरिनरी ब्लैडर कितना है आपका, एक ही ब्लैडर है, दोनों के दोनों यूरेटर्स एक ही ब्लैडर में खुले, और ये जो छिद्र है, ये जो छेद है, ये भी आपका कितना है, एक ही है, यानी सुसुपोर भी आपका एक ही है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये यूरेथ्रा भी एक ही है। क्या ये जो हरी भरी चीजें चारों की चारों लिख डाली है, क्या ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार करती है ह्यूमन का, बिल्कुल करती है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार करती है। यहां पर देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका आ रहा है और आपका किडनी तक पहुंच रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आपका अलग अलग जगह से आ रहा है और धीरे धीरे मूव करते करते कहां पहुंच जाएगा, आपका ऊपर की साइड पहुंच जाएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की साइड पहुंच जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो कोई महानुभाव आपसे पूछ डाले कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, तो वी हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है भैया जी, आपकी किडनी है जो कि कितनी है, दो है। इसके अलावा आपका यूरेटर है, किडनी से अटैच आपके पाइप हैं जिनको हमने 2 नंबर ही दिए। उसके अलावा आपका यहां पर एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हमने 1 नंबर दिया है ना, 1 नंबर में देवा तेरी ऊंची लंबी हील नू हो जाएगा यहां पर। और इसके अलावा हम लोगों ने एक लास्ट पोर को नंबर दे दिया, दैट इज योर यूरेथ्रा। क्या ये आपका कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अलावा कुछ होता है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं होता। किडनीज में आपका यूरिन बनता है, वो यूरिन यहां से निकल करके पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ये यूरिनरी ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका यूरिन बाहर निकल जाएगा, यू विल यूरिनेट। सो अल्टीमेटली दिस इज द गेम, दिस इज योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक होनी नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज एकदम जनरल लेवल की बात की है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अब जब किडनी का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, तब आप कह सकते हैं कि हाँ सर कुछ बढ़िया लेवल की चीज यहां पर हमको सुनने को मिली है। अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने आपको बताया नहीं है, बहुत जनरल जनरल लेवल की बातें यहां पर अभी तक हुई है। करेक्ट, यहां तक क्लैरिटी है? तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, फटाफट बताइए। यस यस यस, क्या बात है, बढ़िया। अब देखिए मेरे भाई, अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ बातें कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी नाइस पिक डियर पॉइंट्स कर लेंगे यहां पर हम, आराम आराम से सुनिएगा। सबसे पहली बात, पोजीशन ऑफ किडनीज। ये जो किडनीज हैं ये आपकी कैसी होती हैं, बीन शेप होती हैं। ये आपकी बीन शेप्ड किडनीज होती हैं, यस सर बीन शेप्ड किडनीज होती हैं। इनका कलर क्या होता है मेरे भाई, इनका कलर रेड टू ब्राउन होता है ना, लाल से ब्राउन कलर की आपकी क्या हो सकती हैं, किडनीज हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो बीन शेप है, रेड टू ब्राउन है, और 2 इनका नंबर होता है। अब इनकी पोजीशन क्या है, आराम से समझिएगा इनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन समझने के लिए हमको गोटिया भाई की मदद लगेगी, तो भाई को हम लोग यहां पर उठा लाते हैं, बिकॉज यही है हमारा सहारा जिससे कि हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। यह गोटिया भाई की रीढ़ की हड्डी है, राइट, इट इज द स्पाइन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। तो जो गर्दन में वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, है ना, सर्वाइकल। काफी लोगों को सर्वाइकल पेन उठता है, वो यहां पर उठता है गर्दन में, राइट। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है मैमल्स में, 7 होती हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। ये जो गर्दन तक की है इसको क्या बोला, सर्वाइकल वर्टिब्रा बोला, ये 7 होती हैं। तो C फॉर सर्वाइकल, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 है। फिर आती है आपकी थोरेसिक, आपका थोरेक्स रीजन में पीछे की साइड जो है इन्हें थोरेसिक वर्टिब्रा बोला। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 ये 12 होती हैं। तो T12 सर्वाइकल के बाद, 7 सर्वाइकल के बाद 12 थोरेसिक। फिर आपका स्टार्ट होती है लंबर, है ना, लंबर है रे भाई, लंबर, मेरी जान कसम है लंबर। तो 1 2 3 4 5 है इसका नंबर, 5 होती हैं। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 5 लंबर। तो 12वें थोरेसिक से लेकर तीसरे लंबर तक इन 4 जगह पर आपके पाई जाती है। यहां पर पीछे की साइड कमरिया के जोन में पाई जाती है, पीछे डॉर्सल साइड पर आपको क्या देखने को मिलती है, किडनी। तो क्या आपकी बॉडी के एंटीरियर साइड पे है या पोस्टीरियर साइड पे है, सर की तरफ नहीं है, नीचे की साइड है, तो पोस्टीरियर है। क्या वेंट्रल साइड है, आगे की साइड है, या डॉर्सल साइड है, सर डॉर्सल साइड है, पीछे की साइड है ना। और कौन कौन सी हड्डी के बीच में प्रेजेंट है, T12 और L3 के बीच में प्रेजेंट है, यानी 12वीं थोरेसिक हड्डी से लेकर के तीसरे लंबर तक आपकी ये प्रेजेंट है। ये आपका यहां पर हमने सीखा, राइट। दिस इज द पोजीशन ऑफ किडनी, दिस इज द पोजीशन ऑफ किडनी। आराम से देखिए, खुद बताइए भैया, आगे है कि पीछे है, दाएं है कि बाएं है, खुद बताइए। सबसे पहले एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, ऊपर है या नीचे, कमर में जहां पर दर्द शुरू होता है, राइट, है ना, यहां पर आपका पाए जा रहे हैं किडनी। तो एक तो पीछे की साइड है,
है ना, और आपका पोस्टीरियर साइड है, तो प्रेजेंट पोस्टीरियरली, प्रेजेंट पोस्टीरियरली, करेक्ट है सर। इसके अलावा पोस्टीरियर नीचे की साइड है, डॉर्सली पीछे की साइड है, करेक्ट। और इसके अलावा आपके कहां पाए जा रहे हैं, T12 से लेकर L3 तक, यानी फ्रॉम 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, फ्रॉम 12th थोरेसिक, 12 का मतलब 12वें नंबर की 12th थोरेसिक यानी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि 12 ही होती हैं, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, और यहां से लेकर के थर्ड लंबर तक, थर्ड लंबर तक, लंबर आपकी 5 होती हैं, तो थर्ड लंबर तक यानी मीडियन लंबर तक। 3 क्या है, बीच का नंबर है ना, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 जो है आपका एकदम बीच का नंबर है, तो आपका मीडियन लंबर तक यहां आपको देखने को मिली किडनी। डायमेंशन देखिए भैया, साइज क्या है, डायमेंशन देख डालिए, साइज क्या है आपका यहां पर, ये आपको पता लग जाएगा। ये अगर आपकी किडनी है, ये अगर आपकी किडनी है ना, तो इस किडनी को थोड़ा 3D में बनाना पड़ेगा ऐसे। मैं हूं कलाकार, है ना, पाब्लो पिकासो। यहां पर मेरे भाई हमने 3D में बना डाली है किडनी, तो ये जो किडनी बनी है इसकी कुछ लंबाई है, यस सर इसकी लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है, सर चौड़ाई है, और इसकी कुछ मोटाई है, इसकी कोई थिकनेस है, जी सर ये भी है। तीनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यहां पर है आपकी लंबाई, यहां पर है आपकी चौड़ाई, और यहां पर है इसकी मोटाई। यानी अगर आप किसी बुक को देखें, अब यहां पर मेरे पास कौन सी बुक रखी हुई है, आई नीड टू चेक, है ना, चलो भाई एक मॉल बायो की किताब है, ये दिखा देते हैं, ये है। अब ये है इसकी लंबाई, खरीदना मत, है ना, थोड़ा अलग किताब है तो खरीदनी नहीं है, ये इसकी लंबाई है, ऐसी ही किडनी है, ये लंबाई है ना, ये आपकी चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये मोटाई। तो किडनी अगर आप ऐसे 2D में ही माने तो इसकी एक मोटाई भी होगी, इसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस भी होगी जो आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो आपकी थिकनेस है ये कितनी है, आप कह सकते हैं जो थिकनेस है ये आपकी कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी कितनी है, 5 से 7 सेंटीमीटर, और आपकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। ये आपकी डायमेंशन है। तीनों डायमेंशन में आपने इसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई देख ली, दिस इज द डायमेंशन। वेट की अगर आप बात करें तो वेट कितना है आपका, 120 से 150 ग्राम, यानी 125 से 150 ग्राम मान सकते हो आप, 150 ग्राम भी लिख सकते हो एवरेज। कोई इतनी सी बात पे गोली नहीं मारेगा, कोई ऐसे परफेक्ट वजन नहीं होता, इंसान के हिसाब से थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएट करता रहता है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपकी आती है कवरिंग, आराम से देखिएगा, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कवरिंग की अगर हम बात करें तो ये है आपकी किडनी, ये है आपकी किडनी, राजमा शेप किडनी, बीन शेप किडनी, ये है आपकी किडनी, ठीक है भाई। इस किडनी के बाद आपको बाहर की साइड क्या देखने को मिला, एक और कवर देखने को मिला, फैट का कवर, फैट का कवर आपको देखने को मिला जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, ये आपको फैट का कवर देखने को मिला, दिस इज फैटी कवर। एंड इस फैटी कवर के अलावा आपको क्या देखने को मिला, बाहर की साइड आपको फाइब्रस कवर देखने को मिला, कि फाइबर है यहां पर, उन्होंने क्या कर रखा है, इस किडनी को और प्रोटेक्ट कर रखा है, दिस इज फाइब्रस कवर, है ना, दिस इज फाइब्रस कवर। ये आपकी किडनी की कवरिंग है। तो अगर आप देखें तो दिस इज किडनी, सेंटर पे लिख सकते हैं, दिस इज किडनी, राइट। इस किडनी में आपको यहां पर इस किडनी के बाहर एक कवर देखने को मिला विच इज कॉल्ड एज इट्स कैप्सूल, फिर आपको एक फैट की लेयर देखने को मिली विच इज कॉल्ड एज अडाइपोज लेयर, एंड देन आपको यहां पर एक फाइब्रस लेयर देखने को मिली। तो अगर आप कहें यहां पर है आपका कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड कैप्सूल, तो इसको हम लोग कहेंगे रीनल कैप्सूल। किडनी के बाहर का कैप्सूल, किडनी के बाहर की लेयर, इसको हमने कहा रीनल कैप्सूल, ठीक है। दूसरा आपका अडाइपोज लेयर, अडाइपोज का मतलब होता है फैट, आपको पता है आपके स्किन के नीचे भी आपका फैट स्टोर है अडाइपोज टिश्यू की फॉर्मेट में, तो इट इज अडाइपोज लेयर,
तो इट इज कंसिस्टेड ऑफ फैट, इसे फैटी लेयर भी कहा जाता है, विच इज शॉक एब्जॉर्बर। किडनी को कोई भी चोट लगने वाली होगी तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? आपका फैटी लेयर। इसके अलावा बाहर की साइड है, सबसे बाहर है आपका फाइब्रस लेयर, और फाइब्रस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला। तो यहां पर आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक एडिशनल कवरिंग बनाता है किडनी के अराउंड, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये बात है भाई टोटल आपकी किडनी की। ये आपकी किडनी की शक्ल है और ये आपकी किडनी की सारी बातें हैं जो कि हम लोगों ने समझ ली। यहां तक समझ में आया तो बताइए, एक बार मैं आपको एक्टिव रिकॉल दे देता हूं, एक एक पॉइंट, एक एक बात मैं आपको डिटेल में दोबारा से समझा देता हूं। यस, यहां तक क्लैरिटी है भाई? एक बार फटाफट बता डालिए। एक और बार मैं आपको एक्टिव रिकॉल दे देता हूं, सारी चीजें एंड टू एंड बता दूंगा जो भी हमने हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ी है। राइट, देखिए भाई, यहां पर देखिए हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगली स्लाइड लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। ये हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका मेन ऑर्गन क्या है? किडनी है ना, किडनी है। ये भी आपकी किडनी है। तो दो किडनी हो गई। यस सर, दो किडनी हो गई। इन किडनी के साथ एसोसिएटेड है कुछ पाइप जो कि यूरिन को नीचे की साइड लेकर के जाएंगे, इन्हें कहा जाता है यूरेटर। तो दो किडनी दो यूरेटर, और ये दोनों यूरेटर खुल जाएंगे आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यस, और यूरिनेशन हो जाएगी आपके इस यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेसल है, इसको एरोटा कहते हैं। एरोटा की वो ब्रांच जो किडनी में आती है, इसको रीनल आर्टरी कहेंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा आपका किडनी में। एज वेल एज अगर आप देखें तो ये आपकी क्या है? वेन है, मेन वेन, वेना केवा। तो अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और आपका कहां खुल जाती है? वो अलग अलग वेसल्स आपकी वेना केवा में खुल जाती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा है जो नीले कलर से दिखाया गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें पहुंच रहा है जो लाल कलर से दिखाया है। दिस इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके चार पार्ट्स थे, आपका किडनी, उसके बाद आपका यूरेटर्स, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा। तो ये जो किडनी है ये पीछे की साइड पाई जाती है और बॉडी में नीचे की साइड पाई जाती है, कमर वाले इलाके पे T12 से L3 के बीच में ये आपको देखने को मिलती हैं। दिस इज देयर करेक्ट पोजीशन। बीन शेप्ड होती हैं, रेड टू ब्राउन होती हैं। 150 ग्राम का इनका एवरेज वजन होता है। अगर आप लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। इसके 3 कवर होते हैं। जो किडनी का नॉर्मल कवर है, इसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है, ये पूरी किडनी को घेर के रखता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके ऊपर फैटी लेयर और फाइब्रस लेयर भी देखने को मिलती है। तो 3 कवर हैं, सबसे बाहर फाइबर, फिर आपका अडाइपोज यानी फैटी लेयर, और उसके बाद आपका रीनल कैप्सूल किडनी को जो साथ साथ क्या करता है? घेर के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपका आज नहीं हो पाएगा, तो ये हम नहीं कर पाएंगे अभी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आज हो नहीं पाएगा बिकॉज इसमें कम से कम 20 मिनट का टाइम चाहिए और हमारे पास वो 20 मिनट का टाइम अभी है नहीं। राइट, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे। अब देखिए यहां पर एनसीईआरटी में कि आपका यहां पर अगर आप देखें तो किडनी के पार्ट्स तो छोड़ देते हैं, आपका एरोटा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है, तो रीनल आर्टरी बनाता है, और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकल रहा है और ये इंफीरियर वेना केवा में जाता है। इंफीरियर वेना केवा मतलब नीचे के पार्ट में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो नीचे वाली इंफीरियर, तो नीचे की साइड ही पाई जाती है किडनी, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ये आपकी रीनल वेन है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और इंफीरियर वेना केवा में चला गया, और आपका एरोटा से जो ब्लड आया वो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में चला गया। फिर दो आपकी क्या है? यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा है। ये आपको पकड़ में आई चीज है। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? आपका एक पेयर ऑफ किडनी यानी दो किडनी है, एक पेयर ऑफ यूरेटर, इस किडनी से कनेक्टेड दो पाइप है, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर जिसमें दोनों पाइप दोनों यूरेटर खुलेंगे, और एक आपका यूरेथ्रा जिससे आपका यूरिन बाहर निकल जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर की होती है यानी रेड टू ब्राउन, राजमा जैसे कलर की होती है किडनी, और राजमा जैसी शेप की यानी बीन जैसे शेप की ही होती हैं। और दे आर सिचुएटेड बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक यानी T12 से लेकर के थर्ड लंबर यानी L3 तक आपकी पाई जाती हैं। क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। डोर्सल स्ट्रक्चर है ये पीछे की साइड पाया जाता है, आगे की साइड नहीं, इसलिए पीछे बताया। अगर आप लेंथ देखें 10 से 12 सेंटीमीटर की है, विड्थ देखें 5 से 7 सेंटीमीटर की है, एंड अगर आप मोटाई देखें तो 2 से 3 सेंटीमीटर की है। 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक, एवरेज 150 ग्राम आपका वजन होता है। यहां पर लिखें तो आप लिख सकते हैं 120 से 170, एवरेज 150 आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं एवरेज को वहां पे लिखवा भी दूंगा एनसीईआरटी में। राइट, अब बाकी आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का पार्ट है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। राइट, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो आप एवरेज अलग से लिख लो यहां पर, है ना, एवरेज अलग से लिख लो।
120 से 170 ग्राम, और एवरेज कोई पूछे तो 150 ग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 150 ग्राम करेक्ट, ये आपकी बात है। यहां तक क्लैरिटी है तो कुछ सवाल सॉल्व कर लें दोस्त, उसके बाद कर देंगे आपकी छुट्टी, और उसके बाद हम लोग करेंगे कल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की शुरुआत। चलें क्वेश्चन किए जाए, फटाफट देख लीजिए, आराम से देखिए। किडनीज आर सिचुएटेड क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल इनर वॉल, पीछे की साइड डोर्सल साइड में किडनी पाई जाती हैं। किस जगह पर पाई जाती हैं, कौन कौन सी हड्डियों के बीच? लास्ट थोरेसिक एंड सेकंड लंबर, यानी T12 और L2 के बीच, T12 और L3 के बीच, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच, या फिर बोथ? बहुत आसान सवाल है, सारे ऑप्शन पढ़िएगा तभी आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। सारी चीजें ठीक से पढ़नी है तभी आप आंसर मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आराम आराम से पढ़िएगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट थोरेसिक यानी T12 और L3 के बीच में पाई जा रही है, तो T12 टू L3 ये भी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट थोरेसिक यानी T12 हो गया और थर्ड लंबर L3 हो गया, तो ये भी तो करेक्ट है, तो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे ना, 2 एंड 3। लास्ट थोरेसिक एंड सेकंड लंबर नहीं है, थर्ड लंबर है, तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर सकते थे आप, और बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉक्टर बच्चन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, दिस इज योर आंसर। बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर आपको आइडिया है तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं। 80% लोगों ने सही कर दिया है, 11% लोगों ने क्या किया है, बी किया है, और 7% ने सी। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे करेक्ट हैं, तो 98% हमारा रिजल्ट होता अगर आप पूरा सवाल पढ़ चुके होते तो। भाई यहां पर लंबाई चौड़ाई मोटाई बता दीजिए फटाफट, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लंबाई चौड़ाई मोटाई 3 ही नंबर पढ़े हैं आपने अभी, है ना। लेंथ विड्थ और थिकनेस रिस्पेक्टिवली ही पूछ रखी है, यानी सीधा सीधा जो पढ़ा है वही आपको बताना है और कुछ नहीं। फटाफट मार कर दीजिए, तब तक मैं पानी की घूंट ले लेता हूं, बिकॉज आज लाइट नहीं है और बहुत परेशान हो रहे हैं भाई, पता नहीं पावर कट क्यों हो जाता है बार बार। और पहले 2-3 दिन बारिश हुई थी तो मौसम वॉज कंपैरेटिवली फाइनर। अभी आज गर्मी भी है और पावर कट भी हो गया, विच इज नॉट फेयर, है ना भाई। यहां पर देखिए 10 से 12 इसकी लेंथ है, 10 से 12 इसकी लेंथ है, तो बाकी दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 4 को और 1 को आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद 5 से 7, भाई 2 से 3, मोटाई जो है ये आपकी चौड़ाई से ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। तो अगर आप सीधा सीधा भी देखते कौन ज्यादा कौन मीडियम कौन कम, तो भी आप सिर्फ लॉजिक से भी आंसर निकाल सकते थे, और आपको आंसर देखने को मिला बी फॉर भूरा बच्चन। 75% लोगों ने सही कर दिया है। सी कई लोगों ने किया है 2 to 3। लेंथ विड्थ और थिकनेस पूछी है, थिकनेस और विड्थ नहीं पूछी। सीक्वेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एक वर्ड लगा हुआ है कि आपको रिस्पेक्टिवली इसी सीक्वेंस में बताना है लेंथ विड्थ और थिकनेस। तो थिकनेस आपकी कंपैरेटिवली कम होगी किसी भी ऑर्गन की, है ना। लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी, क्योंकि किडनी एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, लंबा स्ट्रक्चर है, तो यहां पर आपको ये पता लग जाना चाहिए था। 8th अभी आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ये आपने पढ़ा नहीं है। एक्टिव रिकॉल वी हैव ऑलरेडी टेकन, एंड यहां पर आपका ये आपका होमवर्क है। एक बार मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। प्रिंस, आद्रिका, नूर, बुशरा, समृद्धि, मुस्कान, कार्तिक, यशवर्धन, अनुष्का एंड सनमीत आर एट टॉप रैंक्स। बहुत बहुत बधाई। और ये हैं हमारे अलग सर, और यहां पर आपके लिए है एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना कि रियल टेस्ट सीरीज जो है नीट के लिए आने वाली है। एंड इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है दैट इज एन ऑफलाइन टेस्ट, है ना। कुछ टेस्ट आपके ऑनलाइन भी होंगे, कुछ टेस्ट आपके ऑफलाइन भी होंगे। सारे टेस्ट आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं, सो दैट आपका पेपर कभी मिस हो जाए तो आप सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। तो ये जो है नीट एग्जाम जैसा ही पैटर्न बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है ना। तो एग्जाम लाइक कंडीशंस में होने वाला है, मेन चीज है ये कंडीशन, क्योंकि बच्चों को फोबिया होता है कि सर हम लोग टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, नीट में जाएंगे अचानक से डर लगेगा। तो यहां पर सेम टाइमिंग पे जो कि आपकी नीट की टाइमिंग है, उसी टाइमिंग पे आपका ऑफलाइन टेस्ट होता है। रजिस्ट्रेशन भी जैसे नीट का फॉर्म भरते हो सेम वही, टेस्ट के बीच में जो आपका एनालाइजर आता है, इनविजिलेटर आता है, सेम टू सेम वही चीजें होंगी सारी की सारी। तो आपको फोबिया बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सेम वही वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो आप आइडिया लगा पाएंगे अच्छा ये सारी चीजें नीट में होने वाली हैं, कोई भी चीज आपको डरा नहीं पाएगी। और अल्टीमेटली आप लोगों को डिटेल्ड पोस्ट एग्जाम एनालिसिस भी मिलेगा कि आपने कहां कहां गलती कर दी, और आप उन गलतियों को सुधार पाएंगे। तो OMR बेस्ड टेस्ट है, ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर एकदम जैसे आपके जनरल टेस्ट होते हैं वैसे ही टेस्ट होने वाले हैं, है ना। तो यूट्यूब पे एक लाइव सेशन आने वाला है 22 तारीख को,
यानी कि परसों, उसको आपको ज्वाइन करना है मेरे भाई, और वहां पर आपको रियल टेस्ट का सारा डेटा मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। उस लाइव इंटरेक्शन में मैं भी रहूंगा, तो आप एक बार जुड़िएगा जरूर, जिससे आपको आइडिया लग सके। ऑलराइट, तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी, इसको आप देख सकते हैं। एंड अभी हम आपके कुछ डाउट्स ले लेते हैं, थोड़े बहुत डाउट्स हम लोग यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर कहां रजिस्टर करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी दिन पता लगेगी, दैट इज संडे को, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ा छोटा किडनी क्यों बनाए हैं सर? ये बड़ा छोटा नहीं बनाया भाई, ऊपर नीचे बनाया है। ऊपर नीचे क्यों होता है किडनी? क्योंकि लिवर जो है ना, ये आपका राइट साइड में होता है, तो राइट साइड वाली किडनी जो है ना, वो आपके लिवर के नीचे है थोड़ी सी, है ना, तो अल्टीमेटली लिवर जो है उसको थोड़ा सा धक्का लगाता है, राइट। तो एक किडनी थोड़ी नीचे होती है, एक किडनी थोड़ी ऊपर होती है, तो बड़ा छोटा नहीं बनाया, ऊपर नीचे बनाया है। दोनों किडनीज की पोजीशन सेम नहीं है, हाँ वो T12 टू L3 के बीच में ही पाई जाएंगी, पर थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, एक किडनी थोड़ी ऊपर, एक किडनी थोड़ी नीचे, लिवर से ज्यादा धक्का लग रहा होता है आपकी राइट वाली किडनी को, है ना। सर ह्यूमन बींग में तो यूरिक एसिड होता है, बट यूरिक एसिड के एग्जाम्पल में क्यों नहीं है? देखो यार, होने को तो अमोनिया भी होता है, अमोनिया से ही तो हमने क्या बनाया, यूरिया बनाया। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला, 2 अमोनिया मिल करके एक CO2 के साथ कंबाइन होकर के 3 ATP की प्रेजेंस में क्या बना बैठे, यूरिया बना बैठे। तो हो सकता है कि आपके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बन रहे हों, लेकिन आप एक्सक्रीट उसे किस फॉर्मेट में करना पसंद करते हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन प्रोसेस। यानी बन तो हमारे अंदर अमोनिया भी रहा है, पर हम उसे अमोनिया के फॉर्मेट में आपका एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमोनिया इज वेरी सॉल्युबल, उसको बहुत पानी चाहिए, लेकिन हमारे पास वो सॉल्युबिलिटी देने के लिए आइडियल कंडीशंस नहीं है, राइट। तो यहां पर बस यही है। ओके सर, ऑस्मो रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म कनेक्ट है क्या? भाई दुनिया का हर रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रहा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, उसमें सारी चीजें ही आ जाती हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मेटाबॉलिज्म। जिस दिन मेटाबॉलिज्म रुका, आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म इज योर डिफाइनिंग फीचर। जब आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं बॉटनी में, तो आपको पढ़ाया होगा कि डिफाइनिंग फीचर्स हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, एंड मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ देम। कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें क्या है, आपकी डिफाइनिंग फीचर हैं। इनके बिना आप अपना जीना सोच भी नहीं सकते, राइट। तो मेटाबॉलिज्म इज कनेक्टेड टू लिटरली एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, है ना, सो यू कांट इग्नोर दैट। सर वीडियो कॉल प्लीज, वीडियो कॉल बिल्कुल करते हैं दोस्त, है ना, वीडियो कॉल कर लेते हैं अमन भाई को, और इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके आज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है भाई, ये कैसा स्ट्रक्चर है यार। अमन भाई आपको कॉल लग नहीं रहा है, देखो आई एम ट्राइंग, ऐसी बात नहीं है कि मैं कर नहीं रहा हूं, पर वो लग नहीं रहा है, जैसे ही लग जाता है वी विल कॉल, है ना। सर बॉटनी बैकलॉग आपकी कंपटीशन वाला चैनल की फ्री सीरीज से कंप्लीट किया है और सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, चलेगा ना? सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो चलेगा। और वो सीरीज नहीं है भाई, वो सीरीज बवाल है, वो सीरीज धमाल है, क्या बताऊं भाई उस सीरीज के बारे में। वो सीरीज बहुत सोच समझ के बहुत प्यार से बनाई गई है फॉर लॉन्गर रन, कि आने वाले कई सालों में भी जब बच्चा उसको देखे तो एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस ऑन दैट, कि आपका एक भी सेकंड मुझे नहीं लगता उसमें वेस्ट होता होगा। और एक चैप्टर मुश्किल से 100 मिनट के अंदर कंसोलिडेट हो जाता है विद एवरी सिंगल पॉइंट दैट हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उस जैसी सीरीज बहुत कम बन सकती है। और उसके जो नोट्स आपको मिलते हैं, वो जो आप प्रिंट निकालते हो, क्या बात है भाई, वो अलग लेवल की चीज है। मैंने पहले बनाए वो नोट्स, मैंने उनको प्रिंट निकाल के देखा, कलर प्रिंट निकाल के देखा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल के देखा, जिससे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक चीज को बहुत ध्यान में रखते हुए सीरीज बनाई गई है, कि कोई स्टूडेंट लेट से जिसके पास कलर प्रिंटर नहीं है या आसपास बहुत महंगा पड़ता है, वो कैसे फायदा उठा सकता है उस सीरीज से। एक एक चीज के ऊपर बहुत डिटेल में काम किया गया, तब जाके वो चीज तैयार हुई है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे इस बार की मैडीजी आपका दिमाग फाड़ देगी, है ना, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक एक चैप्टर में आई एम टेकिंग 16-17 आवर्स टू लिटरली ड्रॉ एवरीथिंग। इट इज जस्ट लाइक अ कॉमिक बुक। पहली बार ऐसा होगा कि आपको बायोलॉजी पढ़नी नहीं पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी जीवन का हिस्सा बन गई है। हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा बॉटनी कवर हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। वो आपको जब दिखाऊंगा मैं चैप्टर बनने पर, तो मजा आएगा आपको, है ना। वीडियो कॉल यार हो नहीं पा रहा है ड्यू टू समथिंग्स, पता नहीं क्या। किडनी का शेप फिक्स होता है, मोर और लेस फिक्स होता है ना। चलो सर, AITS में कॉकरोच आएगा, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन सर, लव यू, थैंक यू दोस्त, लॉट्स ऑफ लव। प्लीज टेक माय नेम, आयशा परवीन, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सर। कभी कश्मीर भी आइए, बाकी लव यू सर, लव यू दोस्त। और कश्मीर आएंगे, पक्का आएंगे, जैसे ही मौका मिलेगा पक्का आएंगे, है ना, श्योर। सर मेरा कभी लीडर बोर्ड में नहीं आता, कभी सही होते हैं सर फिर भी। ओके लीडर बोर्ड में नहीं आता तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपके नंबर पूरे आ रहे हैं तो स्टे मोटिवेटेड, लीडर बोर्ड में आने वाले को मेडल नहीं पहना है सो दैट्स फाइन, है ना। गोरखपुर आइए, क्या बात है भाई। हमारे एक परम मित्र हैं एंड ही इज फ्रॉम गोरखपुर, उनका नाम है मिस्टर सुजीत त्रिपाठी, आप जानते होंगे, है ना, जूलॉजी के गॉड है, मतलब क्या कहें उनके बारे में। तो अभी यकीन 2.0 में पढ़ाते हैं सर, एंड ही इज फ्रॉम गोरखपुर। तो प्लान बन रहा है मेरे दोस्त, कभी उनके साथ जाने का मौका मिला तो पक्का आप लोगों के पास आएंगे, गोरखपुर पहुंचेंगे। और कश्मीर का भी अभी कुछ दिन पहले बना था, पर बीच में वो प्लान कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम इश्यूज। टीम ने ही प्लान बनाया था कि मिलते हैं सर। अजमेर आइए, अजमेर के साथ काफी यादें जुड़ी हुई हैं दोस्त, है ना। अजमेर आया जा सकता है, क्योंकि मैं कुछ दिन था बंदर सिंधरी में एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आई स्पेंड सम डेज, उसके बाद मेरा हरियाणा में एडमिशन हुआ था। तो अजमेर आया जा सकता है, राइट। मेरे को वो दोबारा से वाइब भी लेनी है वहां पर आकर के। पंजाब आइए, पंजाब भी आ सकते हैं दोस्त। पंजाब में बताओ कहाँ आना है, पंजाब तो बहुत बड़ा है। मोहाली वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह तो चक्कर लगते रहते हैं, बट उसके अलावा बाकी जगह थोड़ा कम ही गया हूँ मैं पंजाब में। चंडीगढ़ मोहाली इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हाउस, 3-4 घंटा लगता है ना। जयपुर आइए, जयपुर भी आना जाना लगा ही रहता है, जयपुर भी कोई बहुत दूर नहीं है, राइट। महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में पुणे आया जा सकता है, पुणे में अभी भैया रह रहे हैं, है ना, तो पुणे आया जा सकता है। अलवर तो घर के पास है, हाँ। पूरा भारत भ्रमण आज ही करा दो भाई, शाबाश ये क्या बात है। बिहार आइए, बिहार गया था मैं लास्ट टाइम, है ना, और आएंगे, पटना भी आए थे हम लोग, रांची भी गए थे, आएंगे भाई, हर जगह आएंगे, जहां मौका मिलेगा वहां आएंगे, है ना। तो अभी आई गेस टूर स्टार्ट होने वाला है, जैसे हमारे कुछ बैचेस खत्म हो जाएंगे वी विल स्टार्ट सम टूर्स। तो टीम जो है वो खुद ही भेजना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग जगह पे बच्चों से मिलने के लिए। जब तक बैच चलता रहता है तब तक थोड़ा सा मतलब हम लोगों को बैच प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, है भी सही वो चीज़। लेकिन जैसे ही बैच खत्म हो जाता है तो हमारे पास 1-1.5 महीने का टाइम होता है, तो उसमें हम लोग पक्का मिलेंगे फॉर श्योर। बरेली, बरेली तो आई हैव डन माई 9th and 10th फ्रॉम बरेली, केंद्र विद्यालय नंबर 1 JRC, जाट रेजिमेंटल कैंटोनमेंट से। माई फादर वॉज पोस्टेड इन बरेली उस टाइम पर, लगभग 2011-12 की बात है। तो बरेली में रहा हूँ, बरेली में काफ़ी सारे दोस्त भी हैं जो वहाँ के नेटिव थे, तो आए जा सकता है। दिल्ली NSP तो कभी भी आ जाएंगे भाई, है ना। दिल्ली तो अपना रह ही दिल्ली में रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पास, आधे घंटे की दूरी पे आ सकते हैं। MP आइए, MP भी आ सकते हैं, बीकानेर आइए, हरियाणा आइए, हाँ सही बात है यार यार थोड़ा ऊपर बढ़ो यार, लंदन वंदन घुमाओ कहीं भाई प्लीज, है ना। कुछ अच्छी जगह भी घुमाओ यार, भारत तो सारा अच्छा है ही, थोड़ा बाहर भी भेजो यार, मेरे को फॉरेन ट्रिप भी कराओ। कोई ऐसा बोलो ना सर मार्च वार्च पे आओ आएंगे भाई, है ना, जहां बोलोगे वहां आएंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको मजा आया तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज जाते जाते दिलों की बारिश कर दीजिए, जिससे कि हम लोग खुशी से अपने अपने घरों को लौट सकें और कल मिल सकें विद द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। ये दो आपके टॉपिक्स हैं जो कल अगर आपने पढ़ लिए तो आप बहुत मस्त लेवल पे एक्सक्रीशन को तोड़ फोड़ रहे होंगे इन कमिंग टाइम। दोनों ही टॉपिक्स बहुत शानदार हैं और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, तो मजा आएगा। और अब ये जो लेक्चर था ना फिजियोलॉजी का, हर लेक्चर दैट इज वेरी जनरल, इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन आगे अब अगले 4-5 लेक्चर्स जो आने वाले हैं उनमें मजा आ जाएगा। सारी की सारी बातें हम अपने बारे में ही करेंगे, मैकेनिज्म सेंट्रिक बात करेंगे, कंसेप्चुअल टॉक्स होंगी, तो बहुत मजा आएगा, राइट। चलिए दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।